हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डे लास्ट शो। साल का दूसरा एपिसोड है। मैं साके, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे मेरे पार्टनर इन क्राइम साहिल। और आज हम एक काफ़ी नई फिल्म का जिक्र करेंगे। साहिल, बताओ ये फिल्म हमने क्यों चुनी, जिसका नाम है लक बाई चांस। इसको आए हुए आज आई थिंक पूरे 15 साल हो गए हैं। 2 हफ्ते पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी 2009 में। तो बताया जाए ये फिल्म आज इस पॉडकास्ट का डिस्कशन सब्जेक्ट क्यों है। हाँ, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम नई फिल्मों के साथ आते हैं हर एपिसोड में। तो हम हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते हैं कि कौन सी फिल्म की जाए और अगली कौन सी फिल्म पकड़ी जाए जो हम दोनों की बहुत पसंद हो, या फिर उस फिल्म के बारे में हमारे पास बहुत कुछ हो कहने को। तो हमने तीन चार फिल्में हम तीन चार फिल्मों के बारे में सोच रहे थे, पर फिर नेटफ्लिक्स ने मुझे एक सजेशन दिया लक बाई चांस का। तो मैंने शायद 2-3 साल के बाद लक बाय चांस फिर से देखी, और फिर मैंने साकिब भाई को मैसेज किया। और बहुत बार ये होता है कि जब मैं उनको कोई मूवी सजेस्ट करता हूँ, तो उनका एक जो कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट है वो हमेशा निकल के आता है कि हाँ, ये कर सकते हैं। पर क्या आप ये पहले कर लें या इस मूवी को पहले कर लें। पर लक बाय चांस के बारे में मैंने जैसे ही उनको मैसेज किया तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। और शायद अमिताभ बच्चन का जो पहला एपिसोड था उसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि हम कभी भी इतनी जल्दी किसी मूवी पर एग्री किए हैं। तो और मैं अगर इस फिल्म के बारे में अ, अपनी राय दूं, तो मेरी ये पसंदीदा फिल्मों में से एक है। अगर पिछले 15-20 सालों की 15-20 सालों की फिल्मों की बात की जाए तो शायद मेरी चुनिंदा 3 या 4 फिल्मों में ये हमेशा रहेगी। पर साकिब भाई, मैं आपसे अब ये सवाल करता हूँ कि मैंने ये देखा है कि आप हमेशा जब भी मैं कोई फिल्म का जिक्र करता हूँ या कहता हूँ कि चलिए ये फिल्म करते हैं, तो आप हमेशा कहते हैं कि हामी तो भरते हैं, पर फिर आप कहते हैं कि पहले ये कर लें या वो कर लें। तो इस बार लक बाय चांस में ऐसा क्या था कि, या आपको भी उतनी अच्छी लगती है मेरे को पता है, पर आपने जितना मैंने देखा है आपके साथ चैट करते हुए, आप कभी एग्री नहीं किए। तो इस फिल्म में आपने तुरंत हामी कैसे भर दी? हाँ, यही आई थिंक मैं भी सोच रहा था। तुमने कहा तो मैंने फौरन हाँ कर दिया, इवन दो हमारे एजेंडा में 2-3 फिल्में थी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं काफ़ी महीनों से, तुम्हारे इंडिया की ट्रिप से पहले। और उन फिल्मों में और फिर और भी कुछ फिल्में थी जो कतार में लगी हुई। ये फिल्म तो शायद डिस्कस भी नहीं हुई थी, तुमने मुझे एक बार एक लिस्ट बना के भेजी थी आई थिंक व्हाट्सएप पे 25-30 फिल्मों की। उसमें शायद ये थी कि नहीं। बट हाँ, जैसे तुमने कहा इस फिल्म में आई थिंक मेरा ही मानना है कि एक वो सही गलत की जो परिभाषा है वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन की है। जो किसी का सही है वो किसी का गलत है। और कई बार अगर आप उनके शूज में अपने आप को बैठ के देखिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें और टिप्पणी करना तो हम सबके पास है। किसी और का मुद्दा तो आओ मैं बताता हूँ कैसे करना है, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ या देती हूँ। पर इस फिल्म में जो कॉन्फ्लिक्ट है आई थिंक वो राइटिंग इतनी ज़बरदस्त है कि कॉन्फ्लिक्ट ने उसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। और जो दो मेन किरदार हैं इस फिल्म के, अगर इसकी स्टोरी भी हल्की सी बता दी जाए। ये दो किरदारों की कहानी है जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने आए हैं, सितारा बनने आए हैं, एक्टर बनने आए हैं। और हमारा फिल्म एक्टर वाला वो जो स्टार वाला एपिसोड है वो इससे काफ़ी क्लोज है। हमें इसी फिल्म पे वो एपिसोड करना चाहिए था, क्योंकि जोया अख्तर ने बहुत बेखूबी से यहाँ कहानी बनाई है। सोना मिश्रा जो कि कनकना सेन शर्मा हैं, और विक्रम जयसिंह जो कि फरहान अख्तर की डेब्यू फिल्म है। तो इन दोनों की जर्नी के ऊपर है, और कैसे वहाँ पे कला और मेहनत का संगम तो है ही, और एक इस इंडस्ट्री में खास तौर पे कहा जाता है कि लक बहुत ज़रूरी है। तो लक बाय चांस आई थिंक वो एक बहुत ही ज़बरदस्त नाम है। और बहुत ही बेखूबी से आई थिंक ये कहानी बताई गई है। और इसमें और भी बहुत जो विभिन्न किरदार, ऋषि कपूर और संजय कपूर, डिम्पल कपाड़िया, ईशा शेरवानी, अर्जुन माथुर, जो और बाकी एक्टर भी हैं, उन सब के भी जो रोल हैं वो इस कहानी को पूरी तरह से कहते हैं ना कि बहुत ही किसी ने कोई बहुत अच्छा सूट बनाया है तो पूरा एक 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 हिस्सा है इस उस सूट का जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे आस्तीन के बिना या कॉलर के बिना या पैंट के बिना सूट तैयार नहीं होगा, अगर हम मेन सूट की बात करें यहाँ पे। तो आई थिंक ये मैंने फिल्म तुम्हारे कहने पे फौरन देखी, क्योंकि मुझे फिल्म पसंद तो थी ही। तो कहानी बहुत आई थिंक ज़बरदस्त है, और इसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने टच की इंडस्ट्री की। हम्म। इसमें कोई हीरो विलन नहीं है कहानी में। वक्त हीरो है, जैसे कहते हैं, सिचुएशन हीरो है, और फिर अपॉर्चुनिटी हीरो है, या अपॉर्चुनिटी फॉर द टेकिंग। हम सब कहीं ना कहीं गुजरे होंगे
कि ऐसे डिसीजन आते हैं जहाँ पे हम कितने भी सिद्धांतों वाले व्यक्ति बने पर हम जैसे कहते हैं कि हम अपना फायदा या अपना मुनाफा देखेंगे और हम उसमें जस्टिफाई भी कर देंगे, तो होता है नहीं यार क्या करूं, ऐसे कोई नौकरी ले ली और फिर हमने दूसरी नौकरी पकड़ ली झूठ बोल के, या कुछ मैंने देखा है लोगों को करते हुए रियल लाइफ में ये। तो वहां पे तो आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट इस फिल्म का जो है बहुत ही अच्छी तरह लिखा गया है, और जोया अख्तर की बहुत जबरदस्त डेब्यू है उस पर, अपने आप ही आई थिंक इस एपिसोड में बात की जा सकती है ऐसी इंप्रेसिव डेब्यू किसने की होगी। और ये टेस्ट ऑफ टाइम वाली बात हुई जो मैंने भी कई पॉडकास्ट में बोला है गर्दिश वगैरह के बारे में और दीवार के बारे में, जैसे घायल के बारे में, तो यहाँ जोया अख्तर की फिल्म टेस्ट ऑफ टाइम भी पे खरा उतरती है। मैंने फिल्म पिछले 9 या 8 दिन में 2 बार तो नहीं, एक बार देखी, और दूसरी बार मैंने कुछ सीन बार बार जाके देखे हैं। तो बहुत ही मुकम्मल सी एक कहानी बताई गई है जिसमें उतार चढ़ाव बहुत है और बहुत ग्रे शेड है। हाँ, ये ग्रे मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था, मुझे ग्रे बहुत पसंद है, क्योंकि ग्रे में आप ग्रे में आप काफी केस बना सकते हैं। कई लोग सुनने वाले शायद ये भी कहें भाई मुझे तो ऐसा दिखा नहीं, बट वो गुंजाइश है जो कैरेक्टर्स के आपस में एक्सचेंज है, अर्जुन माथुर और फरहान अख्तर के एक्सचेंज है, कौनकना सेन और फरहान अख्तर की आइडियोलॉजी है, कैसे वो काम कर रहे हैं, और उनका जो फ्यूचर, उनकी ट्रेजेक्ट्री है फिल्म लाइन में, उसमें ग्रे बहुत है। तो हाँ। नहीं, हाँ बोलो, मेरा यही था कहना कि बहुत इजी थी जैसे तुमने कहा, मैंने कहा हाँ इस पे तो बात की जा सकती है, फिर जैसे फिर देखी फिर लगा हाँ यार बहुत ही बात की जा सकती है इस पे तो। आप आपने जो वो बात कही कि कौन सा मेमोरेबल ऐसे डेब्यू है, मुझे लगता है कि उसका भी जवाब इसी में है। फरहान अख्तर का डेब्यू जो था दिल चाहता है, मुझे तो तुरंत वही ख्याल आया कि वो भी ऐसा ही एक डेब्यू था जो मतलब एकदम ब्लॉकबस्टर डेब्यू जो आप कह सकते हैं। ये ऐसी फिल्म बना दी कि जो अब आज भी लोग बात कर रहे हैं, और वैसे ही जोया अख्तर की भी का भी डेब्यू रहा है। चलिए फिल्म पे आगे बात करते हैं। चार पांच चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं इस फिल्म की। तो मैं फिल्म की शुरुआत से ही शुरू करता हूँ। खास करके जो वो पहला जो इंट्रोडक्टरी क्रेडिट सीन है, मुझे नहीं लगता है कि उसके पहले किसी भी डायरेक्टर ने उस तरह की उस तरह का क्रेडिट सीन किया था। और उससे भी बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर आप वो सिर्फ वो क्रेडिट सीन देखें तो जोया अख्तर का कह लीजिए कि हर हार्ट इज इन द राइट प्लेस। तो मुझे एक फिल्म याद है जो कि थी मैं हूं ना, जिसमें अंत में फराह खान ने वो जो सारे सपोर्टिंग कास्ट हो गए और सारे जो टेक्नीशियंस हैं और क्रू है जो जो हमको स्क्रीन पे नहीं दिखता है, उसको उजागर करने की कोशिश की थी थोड़े से फन वे में। पर यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस तरह से जोया ने वो गाना शूट किया है शुरू का, और सारे जो टेक्नीशियंस लिए हैं और जिस तरह की चीजें दिखाई हैं, खास करके वो जो एक लड़की एक परी वाली ड्रेस पहनती है और वो एक बहुत ही अनहाइजीनिक से टॉयलेट में जाते हुए हमको दिखाती है। फिर हमें वहाँ पे गार्ड्स दिखते हैं, पुलिस वाले दिखते हैं, और एक बूढ़ा टेलर दिखता है। तो मुझे लगता है कि वो सब चीजें मेरे जहन में जब मैंने पहली बार भी देखी थी तो बहुत घर कर गई थी कि हाँ हम लोग इन लोगों की कभी बात नहीं करते हैं, पर हाँ एक डायरेक्टर ने हमें ये भी दुनिया दिखाई है। और आई थिंक आगे चल के वही उसी दुनिया के बारे में वो दिखा रही है कि वो बाहर से तो बहुत कह लीजिए कि बहुत शाइनी और बहुत ग्लिटरी ग्लैमरस लगती है, पर उसके पीछे ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। और मे बी ये शायद एक इत्तेफाक ही है कि जो पहला भी अटेम्प्ट था वो एक औरत ने किया था, फराह खान ने, और दोबारा भी जब उसको अटेम्प्ट किया गया है तो जोया अख्तर, तो मुझे लगता है कि औरतें या लड़कियां कह लीजिए कि थोड़ी सी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, और दूसरों के मतलब दूसरे के नजरिए को समझने के लिए कि हम्म। वो मतलब दूसरे को भी उतना ही वैल्यू करती हैं। और खास करके मैं बस एक अपना एक पर्सनल एंगल ये भी दूंगा कि मैंने भी अपने जीवन में जो मैं प्रोफेशनल लाइफ में काम करता हूँ, मैंने देखा है कि जितने बार मेरे जो वुमेन मैनेजर्स रही हैं, मुझे वो थोड़ी ज्यादा एम्पैथेटिक लगी हैं कंपेयर टू मेरे मैन। ऐसा नहीं है कि मेन का बर्ताव खराब था या फिर वो भी बहुत अच्छे रहे, बहुत सपोर्टिव रहे, बट एक एम्पैथी जो मैं कह रहा हूँ ना, जो उस आप ओपनिंग क्रेडिट सीन में देखते हैं, वो मुझे अपने वुमेन मैनेजर्स में दिखी है। तो नहीं, काफी काफी दिलचस्प पॉइंट है तुम्हारा, आई थिंक बिल्कुल मैं इससे
सहमत हूँ, जो हमने पहले भी हल्की सी इस बात पे बातचीत की थी। अ, नहीं, आई थिंक जो तुमने कहा है वो सही है, क्योंकि ये जोया और फरहान ये भी फिल्मी किड्स हैं, राइट? ये सारे इनके माँ बाप सब ने इन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया है। तो एक वुमेन सेंट्रिक बात तो है ही, पर अगर मैं इसको ओवरऑल सिर्फ फिल्म सेंट्रिक भी रखूं, क्योंकि तुम्हारी बात से मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ, पर मैं रिपीट करने के बजाय एक नई बात इसको फर्स्ट जोड़ूं, तो ये जो इन्होंने ट्रिब्यूट या होमाज दी है सारे विभिन्न तरह के टेक्नीशियंस और काम करने वालों को, जो एक फिल्म बनाने में जिनका सहयोग रहता है, वरना तो बात वही पोस्टर पे किसका हीरो का नाम आता है, डायरेक्टर और राइटर का नाम नीचे लिखा होता है, राइट? और ये हीरोइन होती हैं जो भी मेन किरदार होते हैं। तो इसने बहुत 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 बखूबी से उन सब लोगों को, अनसंग हीरोज जो हैं, उनको दिखाया है। और मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं वही कहानियां, से रॉबी ग्रेवाल का इंटरव्यू आपने सुना हो, जो हमारे पिछले गेस्ट थे, जो पहले गेस्ट थे, तो उन्होंने कहा कहानियां बहुत कम है, पर वो कहीं ना कहीं हर कहानी सुनाने वाला या डायरेक्टर, फिल्म बनाने वाला इंस्पायर्ड है, चाहे वो कितने ही बड़े कलाकार हो। तो मुझे लगता है ये फिल्म अपने आप में हिंदी फिल्मों में और शायद इंडियन फिल्मों में कह लें, और दूसरी लैंग्वेजेस वाले भी देखते होंगे इस फिल्म को, क्योंकि आजकल क्रॉसओवर तो बहुत है, सब बहुत रीजनल फिल्में भी देखते हैं। और तो मुझे लगता है कि फिल्मों में और डायरेक्टर्स पे पहले भी फिल्में बनी है, पर इस फिल्म का एक ये भी रोल है कि आने वाली नस्लें जब फिल्में बनाएंगी, आई थिंक ये केस स्टडी बन चुका है। चाहे आपका स्टोरी कुछ और हो, पर जिस तरह से इंडस्ट्री को डिपिक्ट किया गया, जिस तरह से न्यूआंस सिखाई गई है छोटी छोटी चीज़ों की, सौरभ शुक्ला का स्कूल हो, और कैसे पहले प्रोनाउंसिएशन और तलफ़ुज़ पे इतना ध्यान था, वो 80s के जैसे 70s 60s के इतने कैरेक्टर है, सब हिंदी उर्दू का मिश्रण बोलते थे। तो उन चीज़ों से लेके फिर डायरेक्टर्स को लॉन्च कैसे, एक्टर्स को लॉन्च करते हैं, फिर कैसे उनमें कॉन्फ्लिक्ट है, फिर कोई किसी की फिल्म छोड़ के जाता है उसमें है, फिर कोई टीवी में रह जाता है, कोई थिएटर कर रहा है। तो आई थिंक बहुत से उन्होंने इस चीज़ में टच किए हैं। अभी हाल ही में जो हमारा फेवरेट शो आया था तुम्हें और मुझे बहुत पसंद था, जुबली, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जुबली भी जिसने लिखा होगा, अगेन ये, और ये मेरे से मानना है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, कि लक बाय चांस एक ऐसा केस स्टडी है कि अगर आप हिंदी फिल्मों के ऊपर या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर आप कोई कहानी लिख रहे हैं, चाहे वो कहानी पुरानी हो नहीं हो, इसमें इतना मटेरियल है कि आप इसके रेफरेंस पॉइंट्स को दोबारा, जैसे कहते हैं ना, कि आप रीस्केच कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी फिल्म की आई थिंक एक कामयाबी है। जैसे कि अमेरिका में भी लोग कहते हैं कि भाई डिनीरो ने जो दो तीन रोल कर दिए 70s में, पूरी नस्लें उनको कॉपी कर रही हैं, और वो अच्छी कॉपी है, राइट? या ब्रांडो को, या हमारे यहाँ दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को, शबाना आजमी को, जो जो बड़े जिन्होंने, जो पाथ ब्रेकिंग एक्टर्स हैं, उनका काम फिर ऐसा बन जाता है कि आने वाला हर एक्टर उनके काम को कहीं ना कहीं इंस्पायर होके या सबकॉन्शियसली उस काम को लेके अपना काम आगे बढ़ाता है, क्योंकि फिर वही एक, भाई सोसाइटी है और एक फिल्म है जिसको लेके फिल्म आगे चलती है। तो मेरा मानना है, और इस हिसाब से आई थिंक जोया ने जो ये फिल्म बना दी है, जो भी कभी टीवी शो या वेब सीरीज बनेंगी या कोई फिल्म बनेगी, मुझे लगता है ये फिल्म में केस स्टडी है, कहीं ना कहीं सबकी कॉन्शियस में पीछे छप गई है फिल्म, क्योंकि इसमें बहुत सा मटेरियल है जिसको आप लेके पूरी एक फिल्म या एक एपिसोड बना सकते हैं। हाँ, तो चलिए किरदारों की बात करते हैं अब। तो अगर जो दो मेन किरदार हैं इसके, सोना मिश्रा और विक्रम जयसिंह, तो पहले अगर हम सोना मिश्रा की बात करें, कि जो एक्टर बनना चाहती है और काफी सिंसियर है अपने काम को लेके, और आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि शी इज ऑल्सो मॉरली ऑल्सो, मतलब मॉरली कह लीजिए, या वो किसी को काट के आगे नहीं बढ़ना चाहती है, या फिर वो किसी का हक मार के, या किसी को, मतलब शी इज नॉट वेरी कट थ्रोट। मतलब मूवी के एंड तक हमें तो ये समझ में आ जाता है कि शी इज नॉट वेरी कट थ्रोट, शी इज। और बार बार उसे फरहान भी उसे मतलब अगर आप देखें तो फरहान अपने दोस्त के बारे में एक बार कहता है, और उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, जो अर्जुन माथुर का कैरेक्टर है अभी, कि वो कहते हैं कि वो कंटेंट है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो कौनकना भी वैसी ही है, कि बनना तो वो चाहती है बड़ा, लेकिन उसको ये जो चालाकियां हैं, अ, और जो आप कह लीजिए पीआर हो गई, या उस तरह की चीजों में वो उतना विश्वास नहीं रखती है, और उससे शायद आती भी ना हो। पर वो अपने काम को लेके बहुत सिंसियर है कि मैं एक्टर हूं, और वो बार बार, और कहीं ना कहीं वो ये कहती भी है कि जब उसको एक रिजेक्शन भी, जब वो उसको रिजेक्ट करता है जो प्रोड्यूसर है, तो वो कहती है लेकिन मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। और फिर वो कहता है कि लेकिन एक्टिंग चाहिए किसको। तो उसका कैरेक्टर मुझे
आई थिंक सारे कैरेक्टर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ऋषि कपूर का, डिम्पल कपाड़िया का, फरहान का, इवन अर्जुन माथुर का, जफर का, आई थिंक उसमें ग्रे एरियाज हैं कि आप निकाल सकते हैं कि हाँ ये बंदा थोड़ा सेल्फिश है, या ये थोड़ा चालाकी कर रहा है, या इसको जलन हो रही है। मुझे लगता है उसका एक कैरेक्टर है जो कि उतना ग्रेइश नहीं है। उसकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट शी इज लाइक अ पॉजिटिव कैरेक्टर इन द फिल्म। शी, और प्रॉब्ली शी इज द ओनली पॉजिटिव कैरेक्टर इन द फिल्म। बाकी सब में कुछ ना कुछ वो थोड़ी मतलब पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं, या फिर थोड़े से फेक हैं एक दूसरे के साथ, है ना। पर जो कोनकना का कैरेक्टर, शी इज लाइक द नाइस पर्सन इन द फिल्म, आई फील। और जैसे कि कहा जाता है कि भाई आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपको थोड़ा तो मतलब आप में थोड़ी चालाकी होनी चाहिए, और जो कि उसके साथ हम देखते हैं फरहान में। तो मैं चाहूंगा कि आप कोनकना के बारे में बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा, और उसके बारे में, और उसके बाद आप फरहान को कैसे देखते हैं इस फिल्म में, क्योंकि मेरे पास बहुत कुछ है कहने के लिए फरहान के बारे में भी। पर मैं आपसे पहले सुनना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि फरहान का कैरेक्टर तो बहुत ग्रे कैरेक्टर है, और अगर कोई नेगेटिव इस फिल्म में है तो आई थिंक फरहान को ही कहेंगे। बट फिर आपको उनका सफ़र और उनकी जर्नी समझनी पड़ेगी, जिस हिसाब से उनको दिखाया कि उनको कतार काटने में और मौके पे चौका मारने में। और जैसे कहते हैं, अब एक मिनट फरहान पे रहूंगा, कि जैसे हम स्पोर्ट्स में भी कहते हैं कि दिस पर्सन इज अ पर्सन ऑफ डेस्टिनी। ये सारी हमने टर्म्स बनाई हुई हैं, किसी ने बड़े मैच में कुछ कर दिया। तो आई थिंक फरहान का वो किरदार दिखाया है कि वो मोमेंट्स भी क्रिएट कर रहे हैं, और फिर वो मोमेंट्स जब आती हैं वहां पे कुछ कर गुजर रहे हैं ऐसा, जो हल्का सा अनएथिकल भी है, पर वो अपना फायदा और अपनी करियर के लिए काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे बहुत से लोग हम सब मिले होंगे। तो आई थिंक फरहान तो एक बहुत ही ग्रे किरदार है, जिसपे बहुत दिलचस्प बातचीत हो सकती है। अब रही बात सोना मिश्रा का किरदार जो कोंकणा सेन शर्मा ने निभाया है, हाँ आई थिंक जो तुम कह रहे हो उस नज़रिए से बिल्कुल इस बात को देखा जा सकता है, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के आई हैं। और आई थिंक वहाँ एक औरत होना भी एक, आई थिंक एक अंडरलाइंग एक प्री रेक्विजिट है, राइट। हर सोसाइटी में आई थिंक औरतों को आज तक जो इस मकाम में आज पहुंची है, उनका स्ट्रगल ज़्यादा है। और अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी को कहें कि जो हमेशा बात होती है सेफ्टी की, कि घर से बाहर निकल के रूल हमारी बहनों के हमसे डिफरेंट होते हैं, उनको बर्थडे पार्टीज, मैं बहुत पुरानी बात करूँ, जैसे कि उनको जाने की परमिशन डिफरेंट है, हम लोग लेट बाहर रह सकते हैं। आज ज़माना बदल गया, बट आई एम श्योर आज भी रूल्स थोड़े डिफरेंट हैं। आज के सुनने वाले जो होंगे उनको लगेगा नहीं इतनी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस है। तो आई थिंक एक वो औरत, आई थिंक वो एक अंडरलाइन है कि औरत का स्ट्रगल भी ज़्यादा होगा, औरत की परसिवरेंस भी ज़्यादा होगी, और औरत की टॉलरेंस भी ज़्यादा होगी। वो रिजेक्शन भी ज़्यादा अच्छी तरह डील करके वो आगे जाती रहेगी। और ये नहीं है कि भाई औरतों में ग्रे किरदार नहीं होंगे या कोई सेल्फिश नहीं होंगे या कोई। बट आई थिंक जो सोना मिश्रा का किरदार है, आई थिंक वो यही है कि वो, अगर स्टार और एक्टर के नज़रिए से देखा जाए, वो दोनों बनना चाह रही हैं। वो एक्टिंग को, अर्जुन माथुर की एक्टिंग की भी वो तारीफ कर रही हैं। जब पहले सीन में उनका फरहान से इंट्रोडक्शन होता है, तो वो कहते हैं हम्म। भाई क्या मज़ा आया, तुमने टीवी शो किया, बहुत अच्छा था। और फरहान को टीवी तो इतनी उसकी नज़र में है ही नहीं अर्जुन माथुर से, वरना वो टीवी का तो कभी एक्सप्लोर हाँ, कर ही हाँ। नहीं रहे, उनको सिर्फ मूवी स्टार ही बनना है। तो वो दिल्ली से अपना बाप का बिजनेस वगैरह छोड़ के आए हैं। तो और आई थिंक इसमें एक ये भी है और कि एक और सेकंड सॉरी, मैं वैसे आपको इंटरप्ट कर। हाँ, हाँ, ये आप अपनी बात कंप्लीट करिए, सॉरी। नहीं आई थिंक जो लार्जर पॉइंट वो ये भी है कि मुझे तो भाई स्टार वैसे एक्टर बहुत, एक बहुत क्लोज मेरी कॉन्वर्सेशन है, जो कि आए दिन आई थिंक मैं जो फिल्म देखता हूँ, मैं कहीं ना कहीं किसी की भी हो, मैं वो ये देखता हूँ कि भाई इसमें स्टार और एक्टर का क्या है। और इस फिल्म में बहुत ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स हैं कि जो स्टार बनने आया है उसका उसका रोड मैप एक एक्टर से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसके शुरू से गोल बहुत लॉफ्टी हैं। ये नहीं कि जो एक्टर बनने आया है वो लीड नहीं बनना चाहता है, वो थिएटर में वाह वाह नहीं करवाना चाहता, पर वो एक बहुत ही डिफरेंट रोड मैप है कि भाई किसी में ये नहीं कहूंगा कि भाई एक कोई एक ख्वाब गलत है, दूसरे से एक एस्पिरेशन गलत है। पर इस फिल्म में वो बहुत एक चीज दिखाई है। और आई थिंक कौनकना जो है वो कहीं ना कहीं अर्जुन माथुर और विक्रम जयसिंह के बीच में है। वो, सॉरी, फरहान और अर्जुन माथुर के बीच में, हम नाम मिक्स कर रहे हैं, कभी हम एक्टर का नाम ले रहे हैं, कभी किरदार का नाम ले रहे हैं। बट अर्जुन माथुर और जो फरहान अख्तर के जो हैं कैरेक्टर, वो एक पैरेलल लेन चल रही हैं, कि एक थिएटर भी कर रहे हैं, उनको भी फिल्मों में जाना है, पर उनको अपनी टर्म्स में आना है, उनको अंदर का अपना एक्टर बरकरार रखना है। फरहान अख्तर एक वो मॉडर्न हीरो बनना चाह रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है कि भाई सिक्स पैक है, घोड़सवारी आनी चाहिए, देखने में अच्छे होने चाहिए। हाँ, उर्दू और वो डायलॉग तलफ्फुज सौरभ शुक्ला के स्कूल में उनका अच्छा है, पर उनको हर चीज चाहिए कि उनको अपनी सिक्स पैक दिखा के एब्स की फोटो भी खिंचवानी है, क्योंकि उनको हीरो बनना है, उनको और हम्म। कुछ नहीं चाहिए।
और बाकी जो दो लोग हैं, अर्जुन माथुर हैं या कौनकना सेन शर्मा है, इनको किरदार निभाने हैं, जबकि कौनकना को भी लीड बनना है, बट उनको प्रोसेस फॉलो करनी है कि एक्टिंग की वो अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही हैं। तो आई थिंक वहां मुझे उनका किरदार एक ज्यादा सिंगल माइंडेड और सिंपल किरदार है, जिसकी कुछ वैल्यूज हैं और वो हर चीज एक्सप्लोर नहीं करेंगी। हाँ, कहने को यह है कि भाई अली खान का कैरेक्टर उनको एक्सप्लॉइट करता है, तो उन्हें पता है कि इस इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच वगैरह सब चलता है, तो वो हम्म। उसमें तो गिव इन कर देती हैं वो। तो आई थिंक वो भी उन्होंने, जोया ने बहुत बेखूबी से दिखाया। पहले सीन में उस पर दोबारा बात भी नहीं हुई है, वो दिखा दिया कि भाई ये भी एक डार्क सीक्रेट है, और जो इस इंडस्ट्री में किसी बाप दादा किसी बड़े एजेंट के बिना या कोई पैजेंट हाँ जीते बिना आ गया, उसको पता है उसको इस गली से जरूर गुजरना है। अब आपकी चॉइस है कि आपको वो वो चॉइस अली खान जैसे डायरेक्टर के साथ देनी है, या आपको किसी और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ देनी है। वो चॉइस आपको वहीं बैठ के हाँ या ना में। और आई थिंक वो एक बहुत पावरफुल बात है, उस पर हल्की सी बात उसको दी है, और उसको फिर कभी पूरी तरह से उस बात को नहीं हाँ। दिखाया गया। तो आई थिंक वो भी पर बहुत बेखूबी से उन्होंने इस चीज को कवर किया है इसमें। हाँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो वहां पे लाइक शी डजंट कॉम्प्रोमाइज बेबी। मतलब मुझे उस फिल्म को बार बार देख के ये रियलाइज होता है कि वो जब उसके साथ वो फिल्म देख के भी बैठी होती है, तो वो कहता है कि तुम्हारी लाइफ में कोई है तो जो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है ना, तो वो कहती है कि नहीं वो तो मैरिड है। आई मीन वहां पे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो मेंटर वाला रोल था। आई आई थिंक वो बहुत ग्रे बात है, अगेन तुम सही हाँ, कह रहे वो हो। एक एंगल पर है वो पर डेफिनेटली। जब शिवा हाँ चड्डा उनको, अगेन हम उम्मीद है आप सबने फिल्म देखी हुई है, और नहीं नहीं हाँ देखी तो पॉडकास्ट सुनने से पहले या 5 मिनट की ब्रेक लेने के बाद देखें और फिर सुने। पर जब शिवा चड्डा उनको अली खान की वैन में पकड़ती है वहां, आई थिंक अगेन ये बहुत बहुत कामयाब राइटिंग है कि वहां तीनों कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज से शिवा चड्डा भी समझ गए मेरे हस्बैंड का इस एक्टर से, इस लड़की से कुछ अफेयर या कुछ कुछ ऐसा रिश्ता हाँ। है जो वो बताना यस। नहीं चाह रहे। और फिर जब वो शुरू में आमिर खान वाला जो राजू हिरानी वाले सीन के बाद जब कौनकना सेन शर्मा वो बफे की लाइन में लग के अपनी प्लेट भरती हैं, तो दूसरी लड़कियां कहती हैं समझ नहीं आ रहा कि वो जो अली खान का चौधरी इसको कैरेक्टर है बेवकूफ बना रहे हैं, ये चौधरी, चौधरी या को। ये। हाँ, तो आई थिंक वहां जोया ने बात कह दी, और कहीं उसने दिखाया नहीं ये लोग साथ सो रहे हैं या बैठे हैं। आई थिंक वो समझने वाले पे कि आप उस बात को कितनी आगे ले जाना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो क्योंकि अली खान का कैरेक्टर तो जो बोलता, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, वो मेंटरशिप की हाँ बात नहीं कर रहे, वो हाँ, सीधी वो बिल्कुल वही बात मेंटरशिप कर रहे हैं था। कि भाई हाँ। तो और अगेन उसमें हाँ उनके किरदार का आई थिंक कौनकना वीक नहीं है, बट आई थिंक अब ये आपको देखना है कि भाई ये लाइफ इतनी अनफेयर, और सबको पता है कि क्या क्या चलता है, और इस बात पे कितनी हॉलीवुड बॉलीवुड में स्टोरीज निकलती हैं, और हमेशा ये एक डार्क एली है जो एग्जिस्ट करती है। तो अरे उन्होंने इस बात को, क्योंकि भाई वो जोया अख्तर और फरहान अख्तर इन सब पे नेपोटिज्म का भी इल्जाम लगता है, तो फिल्म की इनसाइडर होने के बाद उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें दिखाई हैं। संजय कपूर का जो कैरेक्टर है वो डीवीडीज लेके फिल्म बना रहा है, हर वो इल्जाम हम जैसे फैंस जो बैठ के कहते हैं यार ये तो कॉपी है, राइट, या ये तो उसके साथ उसका गॉडफादर बना हुआ है, किसी को भी कहेंगे, जैसे हाँ किसी में नाम नहीं लूंगा पॉडकास्ट में, पर वो फलाना डायरेक्टर तो उस बंदे या बंदी के सर पे हाथ रखा है उसको बस, जैसे हॉलीवुड में कहते हैं उसकी म्यूज है, उसको फिल्में दिए जा रहे हैं, राइट। तो उन्हें वो सारी चीजें बता दी हैं इसमें। अब आपके ऊपर है कितना ध्यान देना है, बाकी तो वो है कि रेस टू द टॉप, कौन पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा, और फिर किसकी मंजिल क्या है, कौन कितना गिरेगा, कौन कितना किसी को बैकस्टैब करेगा। अब तो हाँ, तुम भी सही हो कि वो कहीं पूरी तरह से बात नहीं की गई, जो कि ट्रेडिशनल वे में कन्वेंशनल में सीन नहीं दिखाया कि वो बिस्तर में कहीं बैठे हैं या सोना उठ रही है पीछे अली खान सिगरेट जला रहे हैं, राइट। वो दिखा सकते थे, उसने बस बोल दिया कि भाई ये है। अभी आप पे है कि आप गेज करो किस गहराई तक वो गए हैं, और वो एक्सप्लॉइट हुए कि एंड में जब वो उन्हें पता चलता है उनको फिल्म नहीं मिल रही, तो फिर वो अपना एक तरह से उनसे कनेक्शन तोड़ देती हैं। तो आई हाँ। थिंक जितनी हम इस बारे में बात करें, तो मैं तो इसी उस पे हूँ कि जोया ने साफ बात कह दी है कि शी इज बीन एक्सप्लॉइटेड बाय द कैरेक्टर चौधरी, अली खान ने जो प्ले या। किया है। हम्म। तो हाँ। अच्छा, आप जो स्टार एक्टर वाली कह रहे थे वो मुझे, मैं उस पे एक चीज ये कहना चाहूंगा कि शुरू में भी जो एक्टिंग स्कूल में जब जाता है तो सौरभ शुक्ला उससे कहता है कि भाई हॉलीवुड में एक्टर बनना अलग है हीरो, और यहाँ का हीरो अलग है, डांस भी करते हैं और फिर वो एक्टिंग भी करके दिखाता है कि जब फरहान को बुलाता है और वो फरहान एक्ट करता है, फिर वो कहता है कि कमर्शियल सिनेमा के अंदर प्रोजेक्शन चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो मतलब अगर आप शायद किसी अब नसीरुद्दीन शाह या ओमपुरी से कहेंगे तो वो नहीं कहेंगे ये बात कि भाई प्रोजेक्शन चाहिए, एनर्जी। आई थिंक आपको किरदार को निभाना है, पर आई थिंक वो जो जिस एक्टिंग स्कूल में भी जाता है उसका भी एक है कि वो एक स्टार ही बनाने के लिए निकले हैं। वो आपको कोई बहुत सीरियस एक्टिंग नहीं, और फिर वो जिस तरह से एक्टिंग भी करता है सौरभ शुक्ला, आई थिंक उन्होंने भी बहुत छोटे से पार्ट में बहुत अच्छा काम किया है।
तो वो बिल्कुल बात सही है कि वहां पे उस फिल्म में जोया ने जगह जगह पे, अगर आप नोटिस करेंगे तो, वो कमर्शियल सिनेमा और ये जो हम कहते हैं कि अच्छी पिक्चर है, उसके बीच का मतलब वो जो एक डिफरेंस है, या वो कह रही है कि हमेशा लोगों के दिमाग में है, कि जैसे संजय कपूर कहता है कि वो उसका उससे जब उसको सीन समझा रहा होता है जफर को कि भाई कि वो जफर कहता है कि यार अभी उसकी बहन मरी है और वो डांस कैसे करेगी, है ना? तो वो कहता है कि वो तो मैंने निचोड़ लिया है, लेकिन यार अगर कमर्शियल सिनेमा में अब फिर वो डल हो जाएगी। और फिर वो कहता है कि कमर्शियल सिनेमा में लॉजिक से बनाओगे तो थोड़ी बना पाओगे तुम। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो सीन, की एक वो, और फिर एक जब जहाँ पे अनुराग कश्यप का वो पार्ट है, जहाँ पे अनुराग कश्यप कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं और उसको प्यार हो जाता है, और वो खुद उसका क्या कॉन्शियंस जाग जाता है, जमीर जाग जाता है। और फिर हम दिखाएंगे कि वो गले में उसने फंदा बांधा है, और फिर वहां पे तो फिर ऋषि कपूर कहता है कि ओए इंस्टीट्यूट, ये हम फिल्म फेस्टिवल की फिल्म बनाने नहीं आए हैं। तो उन्होंने बड़े ही मजाकिया तरीके में और बहुत ही मतलब अच्छे से, बिकॉज शी इज एन इनसाइडर, जो हम बार बार शायद रिपीट कर रहे हैं, कि उसको वो दिखाया है कि दिमाग में जब भी डायरेक्टर जो बना रहे हैं, हम ऐसी फिल्में देखते हैं जो आज खास करके अब तो, और हम एक्शन और मसाला फिल्में अब और बनने लगी हैं, तो ये लोगों के दिमाग में हमारे इतना भरा हुआ है कि लोग ऐसी फिल्म नहीं देखना चाहते। कि जब फिल्म लिखी भी जा रही है, कॉपी तो है, चलिए आपने कॉपी किया है, या आपने हॉलीवुड से या जहां से भी आपने कॉपी किया है, उसके बाद भी हम उसमें एक इंडियन एंगल ये डाल के देखते हैं कि हम अपने इंडियन ऑडियंस को, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा डम समझते हैं, कि हम समझते हैं कि इनको अगर ये चीज दिखाओगे तो ये नहीं समझ पाएंगे, या इनको यही चीज चाहिए कि वहां पे ऑडियंस एंटरटेन होने आ रही है, जैसे कि संजय कपूर कहता है कि यार ये तो बहुत फिल्म डल हो जाएगी। तो वो चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने तरह तरह पे वो चीज दिखाने की कोशिश करी है कि कमर्शियल सिनेमा कैसे बनाई जाती है इंडिया में। यार इस पे और तो बहुत कुछ है कहने पे, तुमने कहा, मैं हर सेंटेंस पे कुछ कहने वाला था आई थिंक। पर मैं ज़रूर ये कहूँगा कि तुमने शुरुआत की थी भाई नसीरुद्दीन शाह या मरहूम ओमपुरी, तो इस बात से सहमत नहीं होंगे, या और ये सब लोग भी जो मनोज बाजपेयी और ये जयती पहलावत, ये जनरेशन आई है जिन्होंने कतार में 20-20 साल लगे हैं फिर इनका रोल आया है, राइट। और अ, हम ये भी कहते हैं भाई ये कंपेयर टू द खान या अक्षय कुमार या ऋतिक रोशन, ये कोई कन्वेंशनली गुड लुकिंग लोग तो बिल्कुल नहीं है। तो वही स्टार वर्सेस एक्टर पे बात जाती है, आई थिंक वो लेन्स हैं, राइट। अब एक्टर्स को इतने चांस मिले हैं, और आई थिंक जोया की खूबी है क्योंकि शी हेल्स फ्रॉम द स्टार बैकग्राउंड, चाहे ए लिस्टर नहीं है पर जावेद अख्तर अपने वे में ए लिस्टर हैं, और फिर अब उन फरहान अख्तर एक्सेल का जो मकाम है, तो ये बहुत ही इंप्रेसिव डेब्यू थी। ऐसी बातें कहना जो आप मेन स्ट्रीम, और आई थिंक ये तुमने ही कहा था प्रेप में कि इस फिल्म को एक बॉक्स करना ही बहुत मुश्किल है कि किस जॉनर में डालेंगे। ये है तो एक कमर्शियल फिल्म, पर इसके अंदर बहुत एस्पेक्ट्स हैं जो जो काफ़ी और फिल्मी दुनिया की गहराइयाँ और जो उनके कुछ सच हैं और जो कॉन्फ्लिक्टिंग टॉपिक्स हैं, उनको बहुत बेखूबी से बार बार बोला गया है, और आप किसी भी चीज़ की साइड ले सकते हैं, ये कामयाबी है इस फिल्म की। तो हाँ, मेरा मानना तो ये है कि भाई ये स्टार वर्सेस एक्टर में तो मुझे बड़ी गलती है कि हमें या तो फिर दूसरा एपिसोड करना चाहिए, क्योंकि ये फिल्म तो टेलर मेड है। अब जो शुरू में ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर है, जफर, हाँ, राइट, उनका नाम है, और हाँ, जो ऋषि जफर कपूर का खान। कैरेक्टर है, हाँ, तो उनका जो रिलेशन है, कैसे किसी ने किसको लॉन्च किया, फिर बाद में वो उनकी फिल्म नहीं करना चाह रहे, फिर उनकी मजबूरी है एक रिलेशनशिप की, ये कितना होता होगा, किसने फिल्म छोड़ी, किसने फिल्म पकड़ी, फिर फिल्म का क्या क्या वो क्या अंजाम हुआ, और वो फिल्म हिट हुई या फेल हुई। तो बहुत ही उन्होंने बेखूबी से, और हाँ एक मैं और जरूर कहूंगा बात, जो फरहान अख्तर, जो तुमने सौरभ शुक्ला वाली बात थी, वो बहुत की बात है, राइट। आजकल की हमारी सोसाइटी में एक भाई काफ़ी वर्ड्स आ गए हैं, जैसे बॉडी शेमिंग है, किसी का वजन ज़्यादा है तो उसको हमें नहीं कहना चाहिए, बहुत सही बात है। पर मेरे हिसाब से जोया ने इसमें एक बहुत ही एक बहुत क्लेवर वे में एक वो चीज़ दिखाई है जो आजकल हमारे यहाँ पिछले 15-20 साल से, हेल्दी बॉडीज होनी चाहिए भाई, फिटनेस वगैरह में सब उसके हक में हूँ। मैं खुद बिल्कुल फिट आदमी नहीं हूँ, पर हाँ होना चाहिए कि सबको अच्छा लगना चाहिए, सबको सही खाना चाहिए, और इस इंडस्ट्री में अगर आपको मेन स्ट्रीम हीरो हीरोइन बनना है और सिनेब्लिट्स के कवर पे आना है और ये वो, तो आपको देयर सर्टेन वे यू नीड टू लुक, और लुक्स और फिटनेस इवॉल्व हुई है। जो अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर के टाइम जो हीरो थे, और आज के हीरो बहुत फिट हैं, टाइगर श्रॉफ, ये सबको, ऋतिक प्रॉब्ली इज द पोस्टर बॉय फॉर दैट। पर कहीं ना कहीं इन्होंने सटल एक चीजें भी दिखाई हैं कि मेरे हिसाब से कि और कई लोग शायद अग्री ना करें, कि ऋतिक जब उस वो पार्टी पे भी होते हैं करीना के घर में, जो आखिर में पार्टी है जहाँ पे फरहान अख्तर को इंट्रोड्यूस किया जाता है फिल्म इंडस्ट्री से, ईशा शेरवानी उन्हें लेके जाती है, वहां भी ऋतिक ने जो लिबास जो कपड़े पहने हुए हैं, वो एक आई थिंक एक डिग है, एक और ये आई कुड बी वेरी रॉन्ग इन दिस, पर मैं
अपने अमेरिकन एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, यहाँ पे भी जो हीरोज वगैरह शर्ट वगैरह उतारते हैं, एक एक जो सभ्य सोसाइटी कह लो, है जो एक एलीट सोसाइटी कह लो, एलीट इन द सेंस जो आर्टसी टाइप लोग हैं, उनको ये भी एक तरह की शो ऑफ जो है ना, शो बोटिंग, अपनी बॉडी दिखाना, ये बहुत एक हल्का काम लगता है लोगों को। कि भाई तुमने अपनी बॉडी बना ली, क्यों घूम रहे हो ऐसे? जैसे कि ऋतिक उस पार्टी पे भी ऐसे कपड़े में है, उनकी बॉडी दिख रही है, जैसे उन्होंने जो भी टी शर्ट वगैरह पहनी हुई है, जब वो ईशा और उससे मिलने आते हैं। और अगेन, तुम शायद से अग्री करो ना करो, मुझे ये भी कहीं ना कहीं सटल चीजें हैं ये। और ये ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर वाली बात है। अभी पता नहीं जोया ने ये इंटेंशनली चीज दिखाई है कि, क्योंकि एक बार आप जो स्टार बन जाते हैं ना, वो आप पार्ट है, आप वो जब फिल्म की रील नहीं भी चल रही, आपकी अपियरेंसेस भी ऐसी ही हैं। आप किसी घर में जा रहे हैं पार्टी, बाहर पापारात्सी आएंगे और आप कपड़े भी वैसे पहन रहे हैं कि जिसमें आप, जो आजकल एयरपोर्ट लुक होती है। तो मैंने तो ये माना कि जो ऋतिक का किरदार को, क्योंकि उनकी बॉडी इतनी अच्छी है, उनको जब दिखाया गया है कि वो अपनी बॉडी शो ही कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं अपनी बाइसेप्स या अपनी एब्स, जब वो कैमरे के सामने है या कैमरे के सामने नहीं है। तो मुझे ये भी एक बहुत ही एक जो क्लिकी कल्चर है बॉलीवुड का, जो एक एक पूरी डेफिनेशन बन गया भाई हीरो कैसा होना चाहिए। पहले था हीरो लंबा होना चाहिए, पंजाबी होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, जो भी बायस था हिंदी फिल्म का, कपूर होना चाहिए, खान होना चाहिए। अब है कि हीरो सिक्स पैक होना चाहिए, हीरो एट पैक होना चाहिए, राइट? वो एक अनरिटन रूल बन गया है। तो तभी अगेन फिर जो स्टार और एक्टर की बात है, तभी जो जयदीप अहलावत जैसा बंदा फिल्मों में, ऑफबीट फिल्मों में लीड आता है या एंटैगनिस्ट बन के आता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उसने सारे वो पन्ने फाड़ के फेंक दिए कि अब एक कमर्शियल फिल्म में भी आप उसको ले रहे हैं। हाँ, वो गाने वाने नहीं गा रहा, और ये मेरा स्ट्रांग बायस है, पर वो 15-15 साल से लाइन में खड़ा हुआ था, आज वो आ गया है। ये नहीं कि जयदीप अहलावत कहीं से मोटे हैं, पर उनको शर्ट नहीं उतारनी, कोई उनकी शर्ट उतरे हुए नहीं देखना जा रहा, वो खा रहे हैं अपनी आवाज का और अपनी आंखों का और अपने एक्सप्रेशंस का और अपने गुस्से का, राइट? तो वो आई थिंक इसमें मेरे लिए, जब मैंने फिल्म 2 बार देखी, तो मुझे जफर के लिबास पे भी ध्यान गया। मैं कहा ये जोया ने बहुत ही चीजें ऐसी डाली हैं, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, जिसपे आप बात कर सकते हैं। पता नहीं तुम इस बात पे सहमत हो, मैंने 3 मिनट जाए किए तुम्हारे और सुनने वालों के भी, पर मुझे लगता है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को ऐसे ऐसे वे में कैप्चर किया है कि, और मे बी दैट्स अ रियलिटी, तो उन्होंने सिर्फ रियलिटी ही दिखाई है। पर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि लोगों की जो पार्टीज पे भी उनकी इंटरेक्शन है, वो क्या पहन के आए हैं, सारी चीजें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं एक क्लिक की कल्चर है, जो एयरपोर्ट लुक्स वगैरह की बात होती है, वो चल रहा है। तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? अगर बिल्कुल बेकार बात है तो आगे चलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आई थिंक उसमें तो सीन भी डाले गए ना अगर। और मुझे लगता है जफर खान का जो कैरेक्टर है उसमें तो वो कहता ही है कि जफर खान एक इमेज है। वो जब एक शीशे में देख के कह रहे हैं ना कि जब वो बात कर रहे हैं ऋषि कपूर से, तब वो कहता है अपने, आई थिंक वो पूरा, ही इज अ स्टार। मतलब उस फिल्म में मुझे लगता है कि वो बार बार, देर इज ओनली वन पॉइंट जहाँ पे वो जो छोटे बच्चे आते हैं, स्ट्रीट किड्स, जो उसके साथ वो शीशे पे फिर वो हाथ रखता है, आई थिंक दैट इज द ओनली मोमेंट जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई कि यहाँ तो एक नॉर्मल इंसान है। वरना जफर खान इज अ स्टार। पर अगर वो आपने जो लुक वाली बात कही, वो मुझे लगता है कि इंटेंशनली तो डाली गई है। पर आप नोटिस करेंगे कि कोनकना सेन जब वो कैरेक्टर अपना वो सहेली वाला करने आती हैं, तो वो कहती हैं कि और कोई ड्रेस नहीं है, तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो यही दिए। एंड देन द नेक्स्ट सीन इज ईशा शेरवानी, जो वो एक बहुत ही ग्लिटजी से कपड़े पहन के आती है और फिर वहां पे वो नुक्ताचीनी कर रही है डिम्पल कपाड़िया जो उनकी माँ है, और फिर वो कहती है ऋषि कपूर को, वो भी बड़ा अच्छा सीन है कि यार कोई गुची के वर्साचे के कपड़े पहनाओ, ये क्या है कपड़े, मेरी बच्ची की पहली फिल्म है। तो एक तो मुझे इसमें ये भी दिखता है कि ये एक जो डिवाइड दिखाया गया है, कि जो एक जूनियर आर्टिस्ट और एक सीनियर आर्टिस्ट जो स्टार है मूवी का, जो लीड है, राइट, उसके लिए पैमाने अलग हैं। उसके कपड़े बिल्कुल भाई, उस पर आप खर्चा कुछ भी करिए। पर जो एक कैरेक्टर एक्टर है या जो साइड एक्टर है या जो मेन लीड नहीं है, आ, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है, और ये बार बार हमें ये चीज दिखती है। पर हाँ, लुक वाली चीज मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल इंटेंशनल है। जैसा कि हम इस सीन में भी देख रहे हैं कि उन्होंने वो जो एक स्टार है, वो बिल्कुल मतलब, आपकी वो बात से मैं सहमत हूँ कि वो जब ऑफ स्क्रीन भी है तो वो अपना वही किरदार वो निभाने की कोशिश कर रहा है, कि भाई जो लोग उसको देखना चाहते हैं, कि वो आपके लिए एक आम नहीं बनना आम इंसान नहीं बनना चाहता है, कि जो आपका जो जो मिस्टीक है उसको लेके हम्म। वो बना रहना चाहिए। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, क्योंकि टॉपिक्स तो बहुत हैं, जल्दी से। जब शुरू में ये तुमने ये बात की, इसी को मैं लेके एग्जांपल, जो ऋतिक रोशन का जो कैरेक्टर जफर, वो ऋषि कपूर से वो ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं फिल्म से, और उनको करण जौहर की फिल्म मिल गई है।
तो वो बहाने बना रहे हैं कि भाई उनका रिलेशन खराब ना हो, बट वो संजय कपूर और ऋषि कपूर की फिल्म नहीं करना चाहते। पहले उनको एक कहानी बेकार लग रही थी, पर पहले वो कर रहे थे। पर जब उनको फिर करण जौहर का फोन आता है कि भाई शाहरुख के साथ शायद फिल्म है, मुझे सेकंड लीड अब वो चाहिए, तो अरमान का को हाँ चोट लग जाती है तो फिर वो कहते हैं। हाँ। और वो भी बड़ा अच्छा दिखाया है, मुझे लगता है वही जो मैं आप अपनी बात कंप्लीट करिए कि वो जो फेक इंडस्ट्री के बारे में मैं कह रहा था, हम्म कि वो जो उनके एक्सप्रेशन है वो कहते हैं कि अरे बहुत बुरा हुआ, पर लेकिन आप उनके हम्म। एक्सप्रेशन को देख सकते हैं कि वो बड़े खुश हैं कि फिल्म मुझे मिलने वाली है अब। हाँ, किसी का नुकसान मेरा फायदा, तो हाँ। समवन्स लॉस इज माय गेन, तो वही। और आई थिंक बिल्कुल ये दिस थिंग्स कम फुल सर्कल इसमें। हमें ये तो नहीं पता कि करण और जफर की फिल्म कैसी है, पर हाँ उस वक्त जो मेरा ओरिजिनल पॉइंट था, वो ऋषि कपूर से कह रहे हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे फैन से। और हाल ही में ये बात मैंने अनुराग कश्यप की ललन टॉप इंटरव्यू में सुनी थी, कुछ महीने पहले वो आए थे, सौरभ त्रिवेदी ने उनसे पूछा कि भाई, किसी ने उनके स्टाफ में पूछा, आप SRK के साथ फिल्म करेंगे? उसने कहा वो तो SRK पे है, क्योंकि वो तो उनकी ऊपर है, उनकी चॉइस है कि मेरे पास तो 40-50 स्टोरीज हो सकती हैं, पर वो डिसाइड करेंगे। और फिर उन्होंने अनुराग कश्यप स्टाइल में अपनी बात कह दी, कहते भाई मेरे पास काबिलियत नहीं है कि वो जिम्मेदारी निभाने की। उन्होंने कहा, कैसी जिम्मेदारी? वो अनुराग कश्यप का स्टाइल है कि भाई मैं बात कहूंगा फिर तुम पूछो कैसी है जिम्मेदारी। कहते वो जिम्मेदारी है उनके करोड़ों फैंस की। तो वही स्टार वर्स एक्टर वाली बात आ गई। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो कहानी लिखूंगा, पर मैं कहानी किसी के लिए ना कहे, उन्होंने बात कही है, मैं किसी के लिए केटर नहीं करूंगा अपने किरदार को कि भाई ये पॉपुलर होगा कि नहीं। क्योंकि उसी इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि मैंने अमिताभ बच्चन से बात की थी, तो मैंने ये भी उन्हें कहा था कि मुझे आज भी फेंके हुए पैसे वाला अमिताभ नहीं चाहिए, मुझे इस कैरेक्टर वाला अमिताभ चाहिए। तो ये आई थिंक ये सेम बात है, उस पर जितनी बार बोले जाती है हम अपने आप को रिपीट ही करेंगे। पर आई थिंक इस फिल्म के अगर दायरे में रहे, तो आई थिंक वहाँ पे जफर वही कह के, रोमी रॉली जो ऋषि कपूर हैं, कि भाई मेरे फैंस के लिए मुझे कुछ करना है, ये तो वो चीज़ नहीं है जो मेरे फैंस चाहेंगे। तो दैट्स एन आर्ग्यूमेंट। तुमने भी कहा है कि हमने खुद ही डिसाइड किया हुआ है कि फैंस, और आई एम श्योर देयर इज अ मैट्रिक टू इट, कि भाई इनमें पिक्चर चलनी चाहिए। उसके लिए पिक्चर बनती है, चाहे आर्ट फिल्म भी वो लोग चाहते हैं ज़्यादा ज़्यादा देखें, पर वहाँ कहानी हीरो होती है, और यहाँ पे एक इमेज है जिसको आप लेके कल्टीवेट कर रहे हैं, उस इमेज को रीसेल कर रहे हैं, चाहे वो किरदार 10 लोगों की जान बचा रहा है, या बार बार लव स्टोरी में है, या कहीं गाने गा रहा है, जो भी है। तो हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है कि भाई हाँ। ये चिकन और एग वाली कॉन्वर्सेशन है। पर हाँ, इस बात को और आगे लेके जाया जाए और किरदारों पे ध्यान दें, तो अर्जुन माथुर, और मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, जो फरहान के एक दो सीन है और एक कॉन्फ्लिक्ट वाला सीन है, हम दोनों को लगा था उसको थोड़ा और एक्सप्लॉइट किया जा सकता था, पर वो सीन काफी अच्छा है, जो दो विचारधाराओं की जो लड़ाई है, राइट? अर्जुन हम्म। माथुर को हल्की सी जेलसी है कि भाई जो पाथ फरहान अपना रहे हैं उसके बारे में बात करो, तुम्हें क्या बारीकियां दिखाई दी वहां पे? हाँ, मेरे हिसाब से तो वो बहुत अगर आप देखेंगे फरहान और कोंकणा के बाद मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वो उस फिल्म में। मतलब उसको जितना मतलब उन्होंने मीट देने की कोशिश करी है फिल्म में, कि एक जो लास्ट में जो उसका जो एक क्लोजर है कि वो जब देखता है कि फरहान ऑटोग्राफ साइन कर रहा है, और आप क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे वो पलटता है पॉपकॉर्न लेके, एंड यू कैन सी इट इन हिज आईज कि वो ये उसके मन में ये लग रहा है कि आई शुड हैव बीन दिस गाय, राइट, कि ही इज अनडिजर्विंग। ये किसी भी एंगल से लाइक एक्टर नहीं है, वो कह भी चुका है उसको पहले कि तू चला जाए एंड ऑल। एंड बट उस एक्सप्रेशन में यू कैन सी कि लाइक ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई कि ये बन गया एक्टर एंड लाइक इसको स्टारडम मिल गया। आई डिजर्व दैट क्योंकि आई वॉज द बेटर एक्टर, और आई हैड डन मोर हार्ड वर्क। तो वो मुझे एक अर्जुन माथुर के कैरेक्टर का जो हमेशा जो जो दिखाया गया है, कि वो थोड़ा सा मतलब असंतुष्ट है कि इसको क्यों सक्सेस मिल रही है। मतलब मैं उसको जलन नहीं कहूंगा, कि कहीं ना कहीं अ, वो उसको बार बार जब वो शुरू में आया भी था तो वो उसको यही कह रहा था कि भाई तू थिएटर कर, राइट, वो तेरे एक्टर को, तेरे अंदर के एक्टर को जिंदा रखता है। और मैं इसको टाई इन करूंगा फरहान से, कि जो आई नो कि आपने कहा कि लाइक इट्स अ वेरी ग्रे कैरेक्टर, बट मेरे लिए थोड़ा सा लाइक इट्स अ शेडी कैरेक्टर। क्योंकि फरहान एंड तक आते आते जब उसको पता चलता है कि उसको मिल गया पार्ट, राइट, जस्ट ही डजंट वांट टू लेट गो ऑफ दैट पार्ट। तो वो किसी भी तरीके से, जब आप देखेंगे ऑडिशन भी दे रहा है, तो वो ऑडिशन में कहता है कि मैं थिएटर करता रहा क्योंकि मैं अपने अंदर के एक्टर को जिंदा रखना चाहता है। तो वहां पे वो लाइन चुराता है और वो आई थिंक ये कहता है बहुत जो। बहुत बहुत ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन है। मैं इसीलिए बीच में आ रहा हूँ क्योंकि मजा आ रहा है इस हाँ। बात को और बढ़ाने में। और अभी हाँ। फिर तुम बोलना। पर आई थिंक हम सबने बहुत लाइफ में देखा है, राइट? कई लोग होते हैं, पता नहीं तुमने देखा है कि नहीं। मैंने अपने लाइफ में कुछ लोग देखे हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई वगैरह इतनी मन से नहीं की, और ऐश की हर चीज़ वो की, और फिर जब करियर बनाने का भी टाइम आया, उनको चीज़ें आसानी से मिल गई।
और कई ऐसे हाँ लोग हैं जिन्होंने हर चीज़ की बचपन से होमवर्क किया, कभी क्लास में लेट नहीं गए, कभी बंक नहीं मारा, सारे एंट्रेंस एग्जाम सही किए, राइट? तो कई बार तो आई थिंक अर्जुन माथुर वही है जो तुम कह रहे हो। वो बहुत ब्रिलियंट सीन है कि भाई वो तो अपने एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल जो एक एक्टर की लाइफ है, वो थिएटर को जिंदा रख रहा है। और वो और भाई हर किसी का अपना तरीका है करने का, पर उनका एक मानना है कि ये सब चीजें ओल्ड स्कूल जो है कि एक्टिंग को आप आगे रखो। पर जब हाँ उनको वो सक्सेस दिखती है फरहान की, कि उसके दरवाजे खुलते जा रहे हैं, तो कहीं फिर उनके अंदर उस लड़ाई के बाद सेल्फ डाउट भी आता है। कहता है कि मैं अपनी फोटोज भी भेजूं यहाँ पे, राइट? कि उसको हाँ दिमाग में तो है ना कि बिल्कुल। मैं इससे तो बेटर ही हूँ, अगर उन्होंने इसे हाँ ले लिया तो। तो अब मुझे आई डोंट लेना नो है। वो ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं, पर ऐसा लगा आपको कि भाई उनकी हाँ हाँ सारी बिल्कुल वही प्रिंसिपल्स दिखाने की हिल, कोशिश किया हाँ मैंने। उनके सारे प्रिंसिपल्स हिल गए, और हम सब उसमें रिलेट कर सकते हैं। कि जैसे मैं तो छोटा पॉडकास्टर हूँ, पर मैं टेनिस की बात करूंगा 1 मिनट के लिए। जब मैं सुनता हूँ किसी ने किसी का इंटरव्यू किया, ये नहीं कि मेरे अंदर कोई बहुत घमंड आ गया है, पर पुराने खिलाड़ियों में कोई मैं इंटरव्यू सुनता हूँ, मुझे लगता है ये इंटरव्यू मैं एक डिफरेंट एंगल से कर सकता था। मैं तो नहीं कह रहा मैं ESPN वालों से कहीं हाँ बेहतर हूँ, पर जैसे कोई बोरिस बेकर या इन लोगों से बात करता है, पैट कैश वगैरह से, मैं कहता है यार ये इतनी चीजें पूछी जा सकती थी। तो वो हाँ आई थिंक वो एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है। अपने आप को हम एक्टर तो नहीं मान रहे ना, मैं, पर आई थिंक इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वो होता है कि आप किसी की सक्सेस देख के आप फौरन अपने आप को वहाँ प्लग इन करते हैं। तो और वहाँ पे तो एक बहुत पैरेलल केमिस्ट्री है, वो उसके घर में रह भी रहा है, उसका दोस्त, दोनों दोस्त भी हैं बचपन से। हाँ और हाँ, बात करो इसके, आई थिंक मुझे लगा कि तुमने पॉइंट, बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट उठाया कि वो 1 मिनट में अर्जुन माथुर का कैरेक्टर भी, जो कि एक बहुत ही हाँ ऑनरेबल कैरेक्टर है, वो भी एक कश्मकश में पड़ जाता है कि मेरा रास्ता सही है कि नहीं, और वो भी अपने सिद्धांत परे रख के भाई मैं भी आ जाऊं इसमें। हाँ। और अगर आप शुरू में देखें तो वो पहली बार भी जब वो उसको बाय करता है, जो उनका दोस्त तीसरा दोस्त रहता है समीर तो वो कहता है कि तू ये क्या कर रहा है ना, इससे इससे थोड़ी होगा कुछ। तो वो कहता है कि आई थिंक उसके दिमाग में तो है कि कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं और करने हैं और मैं एक्टर बन जाऊंगा। पर वो उसको कहते हैं कि भाई थिएटर वेटर करता रहे तू। और ये यार जब लड़ाई भी होती है तो वही वो उसको वही चीज कहता है कि तुझे क्या लग रहा है फोटो खिंचाने से और प्रीमियर पार्टीज में जाने से हो जाएगा कि तू। और जब उसकी फोटो देख के वो हंसता भी है, थोड़ा सा मतलब कॉन्डेसेंडिंग होता है। बट आई गेस उनकी दोस्ती ऐसी दिखाई कि वो स्कूल से जानते हैं एक दूसरे को। तो मुझे लगता है कि वही पॉइंट लास्ट में जो शाहरुख खान का है वो ड्राइव भी किया जाता है कि भाई ये तुझे सच ही बोलेगा, ये तुझसे झूठ नहीं बोलेगा, ये तुझे तब जानता है जब तू कुछ नहीं था। और मुझे वहां पे अर्जुन माथुर के जो आपने पॉइंट नोटिस किया, बहुत ही अच्छा पॉइंट है वो, कि उसको यही लगता है कि यार ये कैसे, इसको कैसे चीजें इतनी आसानी से मिल रही है ना, इसको नहीं मिल सकती क्योंकि यहाँ तो नहीं मिलती, यहाँ तो टाइम लगता है। और कौनकना भी जानती है, अगर आप एक एक तो होता है कि आपको लगता है कि मैं बेस्ट हूँ, अपने आप को लगता है कि हाँ भाई मैं सबसे अच्छा हूँ। पर कौनकना भी उसे कहती है फरहान को कि इसको तो मिलना ही है, अर्जुन क्या नाम है अभी को, तो ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, तो इसको तो मिलेगा ही बिकॉज। और फिर उसको एक जगह कॉम्प्लीमेंट भी करती है कि कल मैंने तुम्हारा टीवी देखा और यू आर रियली गुड इन दैट। तो हाँ। और आपने जैसे कहा अपने एक्सपीरियंस से भी कि वही है लाइफ में कि लाइक इट्स वेरी, आप कह लीजिए मतलब अनफेयर कहें या वही तौर तरीके हैं दुनिया के कि। पर हाँ मैं फरहान से जोड़ के अगर कहूँ कि मुझे इसीलिए फरहान का कैरेक्टर एंड तक आते आते आपको थोड़ी सी उससे मतलब चिढ़ होने लगती है, या आप थोड़ा सा अगेन यू रियलाइज कि ठीक है उसे सक्सेस पाने के लिए वो कर रहा है। पर वो बहुत सारी चीजें हैं जो वो ऐसे करता है कि जो आपने कहा कि राइट कि किसी को इजीली मिल जाती है, अब फरहान को इजीली ही मिलती है। बट जब वो जाता है कौनकना के पास लास्ट में, तो वो कहता है कि तुम ये क्यों कर रही, तुमने क्यों न्यूज शेयर करी, और तुम्हें अगर करना ही है तो तुम खुद से कुछ करो ना, कि अब तुम्हें पता है कि मैंने कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुंचने के लिए। एंड देन आई बेसिकली जब अब आप इतनी बार फिल्म देख लेते हैं तो यू लाफ एट इट कि भाई कि तू ये क्या बोल रहा है, तूने क्या मेहनत करी है ना, तूने कुछ मेहनत नहीं करी। तो आई फील कि वो तो है ही कि मतलब फरहान को सब कुछ मिल जाता है इजीली। बट फरहान के भी कैरेक्टर को अगर थोड़ा सा मतलब मैं बात करना चाह रहा था कि जिस तरह से वो थोड़ी फ्लर्टिंग करता है, और फिर वो हम कह रहे हैं ना कि इज अ वेरी स्मूथ टॉकर, कि तुरंत वहां पे जब दिया मिर्जा उससे बात नहीं करती है तो उसका दोस्त कहता मैं है भी कि ये हेलो। भी बात कहने वाला था, और उस बात से वो घबराता नहीं, फिर वो डिम्पल के पास जाके हाँ अपनी फिर बात कहता डिम्पल है। के हाँ पास जाता है बिल्कुल, और वो हाँ। जो कहता है कि वो बिल्कुल वो झूठी कह रहा है कि भाई कि मैं इस दुनिया में हूँ आपकी वजह से एंड ऑल दैट, और वो कोशिश। और फिर बाद में भी लाइक वो फिर वो जब उसे मौका दिखता है तो वो निकी वालिया के साथ भी लाइक वो इन्वॉल्व हो जाता है और वो झूठ बोलता है। तो आई मीन वही बात है कि आपने जो कहा कि वो ग्रे है, पर मेरे ख्याल से एक तरीके से अगर एक नजरिए से उसको देखें तो वो गलत ही है, कि वो एक मतलब फॉर हिम फ्रेंडशिप एंड ऑल डजेंट मैटर। यार देखो, इसमें अब जैसे हम सब हमारी फेवरेट फिल्म है संची, राइट?
उसके बारे में कितनी कहानियां हैं, राइट? आज भी धर्मेंद्र और जावेद अख्तर डिसएग्री करते हैं कि वो फिल्म अमिताभ बच्चन को कैसे मिली है, राइट? अमिताभ के हाँ आने से पहले उस फिल्म की इतनी इक्वेशन, और आई एम श्योर हर फिल्म में ऐसी इक्वेशन रही होगी जब किसी ने किसी को रॉन्ग ना किया हो, पर अपने फायदे के लिए किसी ने लाइन कट कर दी, और किसी ने अपने फायदे के लिए, भाई कोई अवेलेबल नहीं तो किसी और को लेके, तो वो आई थिंक इसमें मुझे जो फरहान और डिम्पल की इक्वेशन है, मुझे लगता है उसमें वो सिंबलिज्म भी बहुत है। वो तो फरहान दिखाया कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला इंसान है, कि उसको अपना लक्ष्य चाहिए, और वो कुछ भी, भाई मैं इस दुनिया में आपकी वजह से आया हूँ, डिम्पल को कहता है, और दैट वर्क्स इन हिज फेवर। उसे नहीं पता कि किस वे में उसे हेल्प करेगी, पर वो अपने कार्ड्स खेलते हैं, और वो जाके अपना एक चांस लेते हैं। जब वो कास्टिंग में डिम्पल बैठी होती है, तो डिम्पल की ईगो उन्होंने स्ट्रोक की होती है, और वो उनको फिल्म मिल जाती है। पर आई थिंक वहाँ हाँ वह तो बहुत सिंपल कनेक्शन आई थिंक, पर जोया वहाँ पे वो बड़ी बात कह रही है कि भाई आप अपनी लक भी खुद बनाते हैं कई बार ना, क्योंकि इतनी कटथ्रोट इंडस्ट्री है। एक्टिंग और डांसिंग और सब तो आना ही चाहिए, पर हाँ आप क्या कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि फेयर रेस तो है नहीं, राइट? जैसे काम पे भी कॉर्पोरेशन में हमने देखा कई बार, तुमने भी सुना होगा कि किसी को रिपोर्ट करा, मैनेजर को किसी ने अच्छी रिपोर्ट की, और कई बार मैनेजर वो रिपोर्ट लेके आगे सुपीरियर्स को दिखाते हैं उन्होंने काम किया है। तो अनफेयर चीजें तो हर जगह हो रही हैं, राइट? अब वो उस वक्त आदमी के पास क्या चॉइस है, तो नौकरी छोड़ दे या फिर मैनेजर की कंप्लेन करे, एंड वी ऑल नो दैट्स नॉट गोना एंड वेल। फिर आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो आई थिंक यहाँ बिल्कुल। उन्होंने ये हाँ चीजें हाँ ऐसी बहुत दिखाई हैं, और फरहान अख्तर इज अ सिंबल ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग, कि वो उनकी लाइन छोटी होती जा रही है, और ये अर्जुन माथुर और कौनकना सेन शर्मा, इनकी लाइन मूव ही नहीं हो रही। ये वहीं लगे हुए हैं, हाँ फरहान अख्तर आगे से आगे जाते, चाहे अपनी आंटी की वो क्लॉक लेके चले जाना मुकेश पर, हाँ उन्हें पता है वहां पे, उन्हें ये नहीं पता क्या होगा, पर उनको ये पता है कि उस सेट पे पहुंच के कुछ होगा, और कुछ उसी होगा चक्कर बस। में, हाँ, हाँ उसी वो पार्टी में कहता फिर भी उनका ना। फ्रेंड ले जाता है, हाँ। हाँ कि महेश भट्ट आए क्या, तो वो कहता है कि नहीं वो तो अभी गए हुए हैं बाहर, इमरान हाशमी से मिला देता हूँ वो। और ये फरहान के कैरेक्टर की ये भी कहना पड़ेगा कि वो कहता भी है, जब वो कौनकना से मिलने जाता है तो वो कहती है ना कि निक्की कैसी है, तो वो कहता है कि मेरी दादी तो कहता है कि मेरी दादी कहती थी कि मीठा अगर बनाना है तो शक्कर डालना पड़ेगा। तो आई थिंक ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। उसको पता है कि, और मे बी वो कभी ये बात बोलता नहीं है क्योंकि आई थिंक ये बातें कोई कहता नहीं है कि, मतलब जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब किसी को चढ़ाना हो, बट यू कैन सी राइट, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कभी आप अपने दोस्तों से नहीं कहेंगे कि भाई कि मैं इसको चढ़ा के आया इसीलिए मेरे को मिल गया, राइट। और वही चीज आप देखते हैं कि लास्ट में जब उसको सक्सेस मिलती है तो ही इज नॉट सेइंग कि भाई कि मेरे को लग के मैं मेहनत करी है और मैं मेहनत करके पहुंचा हूं, तुमको अगर तुमको पहुंचना है तो मेहनत करो। बट बट द रियल सिनेरियो इज डिफरेंट, राइट, कि ही हैज बीन लकी। और अगर आप देखें तो अर्जुन माथुर की फोटोज भी जब जाती हैं तो वो भी उसको दिखाया गया है कि समटाइम्स पीपल वही हो जाता है कि वो कहता है कि यार अब तीन तो देख लिए अब क्या है, और फिर उसकी हम्म। फोटो टेबल पे ही रह जाती है। तो वो कहती है लड़की की कि ये लग तो बड़ा क्यूट रहा है। हाँ, और ये हाँ कितनी, हाँ, बहुत ही ब्रिलियंट बात है ये भी, जैसे कि हम सबके बारे में ऐसा कुछ होगा, मतलब हाँ इंसान, हमारी हमारी जर्नी है, हमें कोई चीज़ चाहिए होगी, हमें कुछ किसी भी चीज़ पे हमने काम किया हो, वो बहुत अच्छा है कि अर्जुन माथुर को कभी पता नहीं पड़े कि ये लाइफ है, राइट? वो हाँ रेकनिंग में आए थे, वो बंदा कहता है ये क्यूट लग रहा है, इसको दो, कहते नहीं यार अब तीन तो हो गए, और ऊपर से डिम्पल का वैसे ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फरहान को मिल गया है, मिलने वाला है। हाँ तो ये भी उन्होंने एक बहुत सटल वे में दिखाया कि कई जो पूरी, जैसे कहते हैं ना, अनसुनी कहानी है या पूरा अंजाम नहीं हुआ, हमें नहीं पता पीछे क्या क्या हुआ, राइट? वो फोटो उस टेबल बिल्कुल। तक पहुंची है, पर उसमें हाँ कितनी बड़ी एक, क्या कहते हैं, एक आयरनी है, कि कैसे वो फोटो वहां तक पहुंची पर उससे ऊपर नहीं गई, और फरहान की फोटो भी वहां पहुंची होती है कौनकना के थ्रू, इनडायरेक्टली, और जो हाँ कभी वो दोनों उसका जिक्र तक नहीं करते। ये भी आई थिंक एक बहुत ही फेट, और जो आयरनी के उन्होंने एक क्या कहते हैं, मुद्दों को एक्सप्लॉइट किया है। और एक बात मैं और कहूंगा कि बात आगे बढ़ रही है, शाहरुख की बात थी, राइट? शाहरुख का पहले मुझे वो लाइन हमेशा आता है स्टारडम में कॉकटेल, और बाकी लाइन में भूल गया था, अब मैंने दोबारा देखी तो दूसरी लाइन भी बहुत जबरदस्त है। वो कहते हैं ये तुम्हें तब से जानता है वेस्ट कोस्ट वाला फ्रेंड जब तुम कुछ नहीं थे। हाँ तो बेसिकली जोया ने ये भी बहुत कम लाइनों में, और राइटिंग ने, जावेद सर की राइटिंग है, तो ये कहा है कि जो भी कामयाब लोग हैं वो स्टारडम में आ तो गए हैं, पर एंड में उनका भी एक सेफ्टी नेट है, वो उन्हीं लोगों की सुन के क्योंकि एक बार आप बड़े बन गए तो सब आपको एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, आपको अपने फंक्शन पे बुलाएंगे, आपको हाँ ऐड देंगे, बिकॉज फिर तो आप कमोडिटी हो। तो वो भी दिखाया है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो पहुंचे हैं, वो अपने रूट्स नहीं भूले, अगर कहीं उनके कदम एक बार फिसले भी थे, दे ऑल हैव पीपल, गुड फ्रेंड्स, या ऑफ कोर्स वाइफ और पेरेंट्स तो हैं ही, और वो तुम्हारे कुछ खास लोग जो तुम्हें हमेशा सच्चाई का आईना दिखाएंगे। तो वो बिल्कुल। भी उन्होंने बहुत बेखूबी से बात 1 मिनट में कही भी, और
समझने वालों के लिए कि भाई ओके, पूरी बात नहीं कह रहे शाहरुख खान, पर ये कह दिया यही तुम्हें जानता है। क्यों शाहरुख खान हंसता है ना कि तुम दोस्तों के साथ नहीं जाओगे, मेरे साथ बैठना पसंद कर रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हाँ हाँ। हाँ। और वो और आई वो थिंक, कहीं से गलत भी नहीं है भाई। कल को तुम और मैं कहीं जाए, तुम्हें अमिताभ बच्चन मिल जाए और मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझसे तो तुम कल भी मिल लोगे, अमिताभ बच्चन से थोड़ी मिलोगे बार बार। वो तो हाँ मुझे भी समझ आनी चाहिए बात। पर उसका एक हाँ। दूसरा पहलू है, वो उनको लाइफ लेसन देते हैं कि भाई इस ये स्टारडम ऐसी चीज है, इसके नशे में अपने लोगों को ना भूल जाओ, कल को यही लोग हैं जो तुम्हें सच्चाई का आईना दिखाएंगे। और अगर आप नोटिस करें तो वो करता है ये सारी चीज, राइट? वो जब वो आती है उसके पास वहां पे शूटिंग पे, तो वो कह देता है कि भाई कि ऑकवर्ड हो जाएगा, मैं तेरे तो वो तो उसके साथ रहने आई है, वो तो उसका बॉयफ्रेंड है उसके लिए, तो वो उसको कह देता है कि यार मैं यहाँ पे प्रोड्यूसर के खर्चे पे हूँ। सिमिलरली आप अगर वो याद हो तो उसका दोस्त भी कहता है कि यार मेरे पास एक स्क्रिप्ट है। एंड ऑल दो सीन्स आर, मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है उसके बारे में सोच के भी कि लाइक इतना अच्छे से लिखा गया है कि वो कहता है कि मेरे पास स्क्रिप्ट है, तू नरेशन सुनेगा, तो कहता है 2-3 दिन दे, तो मतलब दैट्स द फ्रेंड जिसने तुम्हें वो प्रीमियर पार्टी पे ले गया और सब कुछ है ना। एंड नाउ वो बिल्कुल एकदम कॉकी हो गया है कि भाई कि मतलब उसमें थोड़ा सा वो स्टार एरोगेंस आ गई है कि भाई हाँ मैं थोड़ा टाइम लूंगा, 2-3 दिन बाद सुनूंगा, जबकि ही इज हिज फ्रेंड। और फिर वहीं पे अर्जुन माथुर उसको कहता है कि हाँ अब तो नए दोस्त बन गए हैं, नई गर्लफ्रेंड है। और वहां पे सीन वो कट हो जाता है, और फिर जब शाहरुख से मिलते हैं तो आई थिंक प्रोबेबली वही वो दिखाना चाह रहे हैं कि भाई कि कि डोंट लीव दीज पीपल जो तुम्हें पहले से जानते थे। अच्छा, इतनी बातें हुई हैं और एक रैंडम और सवाल जो मैं हम करते हैं, तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा है? तुम अगर एक या दो चुनने हो, जो अगर हम उनके बारे में बात कर चुके हो तो वो भी कह दो, वरना मेरे पास एक सीन है हाँ, इसकी मैं बात करना चाहूंगा। इसमें एक तो पहले तो मैं ये कहूंगा कि मैं जब जब मैंने देखी है फिल्म, अभी जब रिसेंटली दोबारा देखी थी सजेशन पे, फिर उसके बाद मैंने जब आपसे कहा कि पॉडकास्ट करेंगे, फिर मैं दोबारा मैंने सोचा कि कुछ सीन्स में बैठ के देखूंगा, और पॉड करने के पहले ही मैं वो मूवी मैंने लगाई कि मैं ये सीन्स पे जाऊंगा। बट सरप्राइजिंगली मतलब वो फिल्म मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने कहीं पे भी वो मूवी स्किप नहीं करी, और खास करके मैं ये भी कहना चाहूंगा कि गाने भी इतने परफेक्टली फिटेड हैं मूवी में कि कोई भी गाना फोर्स नहीं लगता है कहीं पर। तो पहली बात है कि मुझे अभी आपने पूछ दिया है रैंडमली कि कौन सा सीन है, तो एक तो मुझे वो क्रेडिट सीन में हमेशा, क्योंकि वो गाना भी मैं सुनता हूँ हमेशा, तो वो मेरा प्रॉबेबली लाइक वन ऑफ द गो टू सॉन्ग्स है। वीडियो सॉन्ग में हमेशा उसका देखना भी पसंद करता हूँ। और जो लास्ट सीन है वो कौनकना जो उसको, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा बहुत। जब वो फरहान उससे माफी मांगने जाता है, मुझे याद है मैंने ये मूवी थिएटर में नहीं देखी थी, मैंने लैपटॉप पे देखी थी, तो जब ये चीजें मैंने नोटिस करी हैं बाद में मेरी रिपीटेड व्यूइंग में, मुझे ये रियलाइज हुआ है कि वो क्या दिखाना चाह रही। तो जब वो माफी मांगने जाता है, मुझे लगता है कि जो हम फिल्में देखते थे कि अगर कैरेक्टर लास्ट में माफी मांगने जा रहा है, जनरली यही होता है कि भाई जिससे आप माफी मांग रहे हो वो आपको माफ कर देगा या फिर कुछ सुना देगा, उल्टा कह देगा, ऐसा। पर वहां पे मैं चाहूंगा कि जो भी सुन रहा है वो जाके दोबारा ये सीन देखे कि जब फरहान सारा अपना वो माफी मांग रहा है और कह रहा है कि तुमने मुझे सपोर्ट किया, एंकर किया, तो आप कॉन्कना पे अगर आप नोटिस करेंगे तो उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं धीरे धीरे। पहले सुनती है एक लाइन दो लाइन जब माफी मांगता है, और फिर उसके एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, वो हंस देती है और फिर वो कहता है कि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है। और वहां पे आपको लगेगा कि वो शायद उसको कुछ सुनाएगी या ऐसा ही, बट वो ब्रिलियंटली इतना किया गया सीन कि वो कहती है कि नहीं तुम मेरे को विश्वास है पर तुम फिर करोगे ये चीज। और फाइनली जब वो बैठ के कहती है कि नहीं इसमें कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। तो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि आई डोंट नो इफ इट चेंज्ड मी एज अ व्यूअर और नॉट, बट बहुत ही मतलब मेरे को मेरे दिल को छूने वाला सीन है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी उस एंगल से नहीं सोचते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे आसपास भी हमारी सोसाइटी है, जो लड़कियां हैं या जो औरतें हैं हमारी लाइफ में, दे आर ऑलवेज लाइक, हम ऐसे ही सोच रहे हैं कि जो वो हमको सपोर्ट कर रही हैं, आदमियों को सपोर्ट कर रही है, हमारी सोसाइटी ही ऐसे कंस्ट्रक्ट हुई है कि दे आर द सपोर्टिंग कास्ट, दे आर नेवर इन द लीड। और फिल्म में भी वो जो एक शुरू का सीन है जब सौरभ शुक्ला कह रहे हैं कि हीरो बनने के लिए ये चाहिए, और फिर वो ब्रिलियंट, लड़की हाँ वो। कहती है हाँ कि सर हीरोइन बनने के लिए क्या चाहिए, तो आई थिंक वो बहुत ही क्लेवरली जोड़ा है जोया ने लास्ट में भी कि सारी बातें फरहान की हो रही हैं, हीरो की हो रही है, भाई हीरोइन का क्या, उसका करियर का क्या है। तो वो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक जो वो कहना चाह रही है, शायद बात मैसेज तो मैं नहीं कहूंगा वो देना चाह रही है, बट उन्होंने बहुत सटली ये बात कही है कि भाई कि विमेन आर शुड नॉट बी द सपोर्टिंग कास्ट, नॉट इन द फिल्म, नॉट इन योर सोसाइटी। या तो वैसे नहीं हो तो सीधी बात कही है ना, कि जो है फैक्ट है वो तो राइट, जो द हाँ वे ऑफ हाउ सोसाइटी इज कंस्ट्रक्टेड, और हम सब भी
जाने जाने में बड़ी बड़ी बातें करेंगे इक्वालिटी की, पर कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस हमारे एक्शंस अभी भी वही प्रिमिटिव हैं काफी, की उसी तरह के हैं कि मैंने क्या देखना है, मैंने क्या खाना है। हाँ। तो हाँ, नहीं, आई थिंक ये सीन बहुत ही जबरदस्त सीन है, और ये डेफिनेटली फिल्म का क्रक्स है, फिल्म का क्लाइमेक्स है, और बहुत ही बेखूबी से दो लोग जो एंड में उनके रास्ते अलग हुए हैं और फिर मिलते हैं। और आई थिंक तुमने बहुत ही अच्छी तरह इसको बयान किया है। पर मैं, जो पार्टी सीन है करीना के घर में, जब फरहान अख्तर से ऋतिक रोशन का इंट्रोडक्शन होता है, फिर हम्म। जफर जो ऋतिक रोशन है वो वापस आके करण जौहर से बात करते हैं, मुझे वो सीन बहुत ही ब्रिलियंट लगता है। उसमें दो तीन चीजें हैं प्ले में। एक तो सबसे बड़ी चीज है कि भाई जफर जो कि एक एस्टैब्लिश स्टार है, उनकी इनसिक्योरिटी इस इंडस्ट्री की, कि वो करण से पूछते हैं कैसा लग रहा है, कहता नॉट बैड। तो फिर करण बोलता है कि भाई ऐसा तो बहुत बार हुआ है, किसी ने कुछ छोड़ा और किसी ने लिया, तो ही शुड थैंक यू। तो फिर ऋतिक और इनसिक्योर होते हैं। और अब वो नहीं पता वो इनसिक्योर क्या हो रहे हैं, क्यों। मुझे जो समझ आया वो ये है कि एक, ये इंडस्ट्री और पूरी लाइफ ही ऐसी है, हम किसी और की तरक्की से कभी खुश नहीं होते। और यहाँ एक पैरेलल कनेक्शन, एक रेस है। ऋतिक को वहाँ ये भी लग रहा है कि भाई मैंने ये साला दरवाजा तो नहीं खोल दिया किसी और के लिए जो आगे जाके ही मुझसे फिल्म लेगा, राइट, क्योंकि हाँ। कंपटीशन है, राइट। और फिर वो एग्जाम्पल देते हैं अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का, कैसे उन्होंने डर, बाजीगर और जंजीर ली जब और कोई नहीं ले रहा था, तो किसी समन्स लॉस समन्स गेन। और फिर दूसरा ये भी है कि फिल्म मैंने छोड़ी थी, तो उनको हो रहा है। और फिर उसमें सबसे बड़ी आयरनी जो है, जो कि हम सब हम ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं, हम वो देखेंगे जो मेरे साथ गलत हुआ है, मेरा नुकसान हुआ, हम वो ही नहीं देखेंगे जो मेरा फायदा हुआ। तो ऋतिक, तेज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो रोमी रॉली की फिल्म छोड़ के करण जौहर की फिल्म करते हैं, अरमान को चोट लग गई है, उसका उन्हें जरा भी नहीं है कि मैंने भी किसी और की इंजरी कैसे मुझे फिल्म मिल गई है, वो नहीं है। बट ये फिल्म अब ईशा के साथ डेब्यू थी, अब उन्हें गिल्ट भी हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ही ब्रिलियंट सीन है कि उसमें उन्होंने दिखा दिया इंडस्ट्री की, ऋतिक इज अ सिंबल कि वो तो कोई भी हो सकता है एक्टर, पर आई थिंक वो एक्टर्स कैसे इनसिक्योर एक दूसरे के काम से, कैसे किसी की अपॉर्चुनिटी से उनको लग रहा है कि वो दुविधा में पड़ गए, यार ये मैंने क्या कर दिया। वो कुछ कह नहीं रहे, पर अब आप पे है कि आप उस सीन को कैसे लेते हैं। तो उस सीन में एक आयरनी है, एक साइड के दो सिक्के हैं, एक साइड ऋतिक रोशन का फायदा होता है अरमान केंद्री से, और एक साथ फरहान अख्तर को एंट्री मिलती है क्योंकि ऋतिक रोशन फिल्म छोड़ देते हैं। और उसी पे हाँ। ऋतिक दोनों तरफ, एक जगह बेनिफैक्टर है, एक जगह वो रेसिपिएंट है, तो वो दोनों तरफ, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल सीन। मतलब ये तो जोया अख्तर को किसी को बोलना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से, कि हाथ मिलाना चाहिए कि क्या क्या कमाल का सीन है ये। हाँ। और उसमें ये चीज भी है कि वो करण जौहर ये कहते भी हैं कि बाहर के बंदे को तभी चांस मिलता है जब कोई बड़ा स्टार छोड़ता है। और यही चीज उसकी जो मौसी रहती है, अगर आपको याद हो, कि वो कहती भी हैं उसको वहां पे कि बेटा बाहर बाहर वाले को मौका देता कौन है, यहाँ तो सब अपने को ही करते रहते हैं। जब वो पहली बार जब उसकी वो कहती है ना कि बेटा तू कर क्या रहे, तो आप उसको उससे भी टाइन कर सकते हैं कि बाहर वाले को, आई थिंक जोया अख्तर ने ये चीज दिखाई है फिल्म में कि नेपोटिज्म है। और डेफिनेटली आपके जो कनेक्शन है उसी के थ्रू आपको मिलती हैं, और बाहर वाले को आने के लिए इट्स लाइक वेरी टफ, कि अनलेस कोई स्टार ना छोड़े तब तक आपको शायद वो फिल्म नहीं मिलेगी। तो हाँ। नेपोटिज्म पे ही बात करते हैं यार, तो क्योंकि हमने इस पे एपिसोड तो नहीं करेंगे, पर आई थिंक ये निकल आया, तो आई थिंक तुम्हारे भी इस पे कुछ व्यूज हैं और शायद हम दोनों के बीच सिमिलर ही हैं। तो ईशा शेरवानी और डिम्पल को लेके पहले फिल्म में नेपोटिज्म की बात करो, फिर ओवरऑल इंडस्ट्री का नेपोटिज्म, जो जो स्मॉल टॉक होती रहती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। ईशा शेरवानी भी मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, जो जो उनको वो दो एक नेपो किड का जो रोल दिया है। बिकॉज शी डजेंट हैव, मतलब उनकी अपनी कुछ हैं एस्पिरेशंस, है ना, जैसे कि वो जब फरहान के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं, बट वो लास्ट में कहती है कि मैं आपको समझ नहीं पाती हूँ, बिकॉज बिकॉज हर मॉम इज बेसिकली ड्राइविंग हर करियर। तो वो जो कह रही है वही वो कर रही है कि भाई अच्छा उसके साथ ये कर ले, दूर बैठना है तो दूर बैठ जा, इससे बात मत कर। और मेकअप ऐसा हो गया, रात खाना ये खा तो मोटी हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो वहां पे मुझे लगता है कि ईशा शेरवानी ने तो एक्टिंग तो काफी अच्छी करी है। पर नेपोटिज्म की अगर बात करें तो मुझे उसका मतलब मेरे मेरे मेरा कोई बहुत स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है कि आई मीन प्रोबेबली लाइक मेरा हमेशा से ये मानना रहे कि लाइक जो फिल्म इंडस्ट्री है या जो भी ऐसी ये प्राइवेट इंडस्ट्री है। तो अगर कल को मुझे अपना कुछ बिजनेस प्राइवेटली सेटअप करना है, या अगर मुझे कुछ फिल्म बनानी है, तो आई थिंक प्रोबेबली आई लुक फॉर पीपल whom आई नो, जो मेरे दोस्त हैं, यार हैं। इट इज अनलाइक सम अदर फील्ड, लाइक स्पोर्ट्स में हो गया, जहां पे आपके पास एक टैंजिबल आउटपुट आपको मिल जाता है, कि आप कह सकते हैं कि अब क्रिकेट की बात करें कि भाई किसी ने 100 रन बनाए या किसी ने 5 विकेट लिए, तो मेरे लिए क्वांटिफाई करना इजी है कि परफॉर्मेंस। मूवी में
मुझे लगता है क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है कि आप कहें कि अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं फिल्म बना रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कह नहीं सकते कि खराब एक्टिंग कर रहा है, पर अगर वो खराब एक्टिंग ऑडियंस देखने जा रही है और अगर उसे लग रहा है कि भाई मैंने लगाए इतने पैसे और मेरे पैसे वापस आ गए, तो मे बी दैट्स सक्सेस फॉर हिम, और फॉर हिम और हर, जो भी है डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो पैसा लगा रहे हैं उसमें। तो मेरा ये मानना है कि उसके मतलब बहुत ज्यादा जो फोकस किया जाता है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। हाँ बिल्कुल, शायद प्रॉपर कास्टिंग होनी चाहिए, या जो हम कहें वो प्रोसेसेस में भी आप डाल सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर वो प्रोड्यूसर, जैसे कि हमने उस फिल्म में भी देखा है, जो जो लक बाई चांस में भी हमने देखा कि दे आर मेकिंग अ फिल्म, वो कह रहे हैं कि मैंने इसको पहली फिल्म दी थी और मैं अभी तक उसका टैक्स भर रहा हूँ, है ना। तो वो पर्सनल रिलेशन हमेशा काम आएंगे, जैसे कि हम पॉड भी कर रहे हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, तो कल को अगर कुछ मैं कुछ नया वेंचर करूं तो शायद मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा या मैं साकिब भाई के पास जाऊंगा। आई फील इट्स वेरी नेचुरल कि यहाँ पे, और और ये मतलब लोग ये भी भूल जाते हैं कि कोई अगर प्रोड्यूसर पैसा लगा रहे हैं, लेट्स से कि हम कहते हैं कि जो नेपो किड्स को आप लॉन्च करते हैं, या फिर जो भी प्रोड्यूसर्स अपने बेटों को लॉन्च करते हैं, बेटियों को लॉन्च करते हैं, दे आर टेकिंग अ गैम्बल कि वो पैसा लगा रहे हैं उन पर। तो अगर वो नहीं होता है, हमने कितने एक्टर्स देखे हैं जो नहीं चल पाते हैं, क्योंकि और कोई अब पैसा नहीं लगाना चाहता है। बट हाँ, वैसे मतलब नेपोटिज्म ऑब्वियसली लाइक इट शुड बी अ मेरिट ओरिएंटेड सोसाइटी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट अगर आप एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं, आप एक कुछ ऐसी प्राइवेट काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें आप किसी को कंट्रोल कर सकते हैं कि वो किसको ले और किसको ना ले। मैं आई थिंक सही कहा। पहले तो मैं दो बातें कहूँगा इस पर क्विकली। पहली बात तो भाई जो फिल्म के माध्यम से है, तो आई थिंक नेपोटिज्म में वहाँ ये भी दिखाया सोया ने कि डिम्पल और ईशा के बीच में जो वो सीन है, जब फिल्म हिट हो गई है और वो ईशा घर आती है, डिम्पल उन्हें कहती है कि भाई विक्रम को फ़ोन कर लेना, और उस टाइम विक्रम इनकी नज़रों में गिर चुके हैं माँ बेटी की, क्योंकि वो आर्टिकल छप चुका है। तो वो ईशा अपनी माँ पे हैरान होकर कहती है, आई कांट बिलीव यू कि अभी आप मुझे ये कह रही हैं, कल आपने ये कहा था कि आपके बेसिकली आपके हाँ कोई एथिक्स हैं कि नहीं। तो वहाँ हाँ आई थिंक वो डिम्पल का जो मोनोलॉग है, अपना स्ट्रगल बताती हैं कैसे वो यंग एज पे आई, वो एक्सप्लॉइट हुई और वो इस मुकाम तक पहुंची हैं। तो शी हैज़ पेड हर ड्यूज टू द कास्टिंग काउच, और कि जो भी भयानक रियलिटीज़ हैं इस इंडस्ट्री की। तो आई थिंक वहाँ ये भी दिखाया कि नेपोटिज्म का, कि अगर आज कोई फ़ायदा उठा रहा है, तो कल उसकी फैमिली, जो फिल्म वाले हैं, उन्हें लगता है कि उनके माँ बाप ने, उनके चाचा ने, अंकल ने अपने ड्यूज दिए हैं, तो आज जो उनको प्रोटेक्शन लेयर मिल रही है, वो एक ये है कि एक बहुत ही अनफेयर वे में, कि डिम्पल जब स्टार बनी है तो वो यू you नो अपना अपने हिस्से के जो भी हैं हार्डशिप्स फेस कर चुकी हैं। एक तो पहला वो है। और फिर आई थिंक दूसरा तुमने कहा, मैं भी इससे सहमत हूँ कि भाई ये प्राइवेट चीज़ है, कि अगर बॉबी देओल बरसात में लॉन्च हुए, उन्होंने किसी की जॉब नहीं ली। इट वॉज नेवर लाइक एन ओपनिंग कि भाई बॉबी देओल ने रोल लिया। वो फिल्म बनी ही बॉबी देओल को लॉन्च करने के लिए थी, या फिल्म हाँ बनी ही ऋतिक रोशन को लॉन्च करने के लिए थी, कहो ना प्यार बिल्कुल। है। तो मेरी 2000 में मैं इंडिया गया था, और 99 में मिलेनियम के उस पे, तो मेरी मेरे फ्रेंड अमित, उनसे बहुत बहस हुई थी, और मैं इस पे बोल भी चुका हूँ। वैसे मैं कई कम ही बोलता हूँ, मैं गलत हूँ उनसे, तो मैंने बोला था तब, मैं बहुत स्ट्रांग था कि भाई ये जबरदस्ती ऋतिक को चांस मिल रहा है। तो वो मुझे बार बार ये कह रहे थे, भाई ऋतिक को चांस नहीं मिल रहा, ऋतिक के बाप फिल्म बना रहे हैं अपने बैनर के अंडर। या तो ना कि कोई और बना रहा होगा, हाँ तो ऋतिक ने आके छीना, तब भी वो फिर तुम्हारी बात होती है। कि जैसे अभिषेक बच्चन का करियर है, कि ये नहीं कि अमिताभ ने जा जाके दरवाजे खटखटाए उनको नौकरी दो। हम्म शुरू में सबको ये लगता है कि भाई फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार बनेगा, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनेगा। तो हम्म एक 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 वो भी है कि भाई कोई किसी पे पैसा लगा रहा है, तो सबको पता है कि अमिताभ का बेटा है, तो आधे पैसे तो इसी में रिकवर हो जाएंगे। बाकी उनका हम्म करियर कैसा रहा, हम सबको पता है कि वो करियर, और नेपोटिज्म से आपको सिर्फ एंट्री मिल सकती है, बट उसके बाद तो एंड में जनता जनार्दन और आपका काम है जो आपको एक करियर देगा। हम्म जैसे शाहरुख खान भी कहते हैं, पहली फिल्म आपको चुनती है, चाहे वो नेपोटिज्म हो चाहे लक हो। उसके बाद सेकंड थर्ड फिल्म के बाद, अगर आप एस्टेब्लिश हैं, आपके अंदर कोई काबिलियत है, तो फिर यू कैन बी चूजी। तो आई थिंक नेपोटिज्म के बारे में, हाँ, वही है सारी बातें कि इट्स नॉट फेयर। हाँ, अगर किसी को भाई कोई लाइन कट कर रहा है कि फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में भाई एप्लीकेशन भर के, मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है, अगर कोई छोटे शहरों से लड़के लड़कियां जा रहे हैं और फिर वहां पे कोई बड़े इंसान के बच्चे को हाँ, वो गलत है, वो हर जगह होता है सिफारिश, उसको आप नेपोटिज्म कहें। पर फिल्मों में जो कि बिजनेस है, एक फिल्म बन रही है, किसी को लॉन्च किया जा रहा है। पर आज लेवल फील्ड, जैसे प्लेइंग फील्ड लेवल हो गई है, कि अब जितने भी इंडिपेंडेंट स्ट्रीमिंग एक्टिविटीज और ये हाँ बिल्कुल। आ गए हैं मीडियम्स। तो अब जैसे बॉबी देओल ने कहा था
आई थिंक किसी राउंड टेबल में कि अब पहले हम स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ते थे, तो हाँ, तो फील्ड तो अब हो गई है। अब जैसे करिश्मा कपूर को कहीं ऑडिशन सुनने में आया देना पड़ा था, तो उन्होंने ऑडिशन हम्म। देने से मना कर दिया। तो अब तो वो सारी चीजें आ गई हैं। बट सिर्फ ये कहना कि भाई कोई अपने बच्चे को लॉन्च कर रहा है, यार वो तो बिजनेस है, अपने बच्चे को लॉन्च करेगा। एज मच एज वी वुड वांट देम टू लॉन्च समवन एल्स, अगर उनके यहाँ बेटा या बेटी नहीं होते जिनको फिल्मों में काम करना है, वो किसी को लॉन्च नहीं करते, फिल्म ही शायद ना बनाते। और शायद बनाते देन दे वुड हैव टेकन समवन एल्सेस किड और व्हाटएवर। तो आई थिंक कुछ चीजें, ये आई थिंक कुछ ज्यादा नॉइज होती है। हम सब आई थिंक फेयर सोसाइटी और इक्वल अपॉर्चुनिटी के प्रोपोनेंट्स हैं, और हम चाहते हैं ऐसा हो। पर कई बार आई थिंक ये थोड़ी सी बात आगे चली जाती है कि भाई, अब जैसे कंगना ही है, राइट, कंगना नेपोटिज्म में इतना बोलती हैं, कल को अगर वो फैमिली स्टार्ट करती हैं और 20-25 साल बाद उनका कोई बच्चा इसमें आता है, तो वो भी आई थिंक कहीं ना कहीं कंगना के काम से एक उनको एंट्री तो मिलेगी। मैंने उनका नाम वैसे ले हाँ लिया, बट बिल्कुल, लाइक शी उनकी जो सिस्टर है, आई थिंक शी इज एक्टिवली पार्ट ऑफ हर फिल्म्स, राइट। जो फिल्में वो बना रही हैं उसमें उनकी सिस्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि इट इज, वो सब 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 उसको एक दूर की नजर से देखते हैं। आई थिंक बहुत जो वो पुरानी कहावत है, क्लीशेड है, कि आप अपने आप को दूसरे के जूते में उतार के रखिए तो फिर आपको समझ में आ जाएगा सिचुएशन। तो मुझे यही लगता है कि हम में से कोई भी होगा, या जहाँ पे भी मौका मिलेगा, और मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि लाइक उसमें ऑडियंस का भी एक है, एक रोल है कि आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, जो हमारी जनरेशन, हम हमसे एक पहली जनरेशन है, मैंने बहुत सुना है ऐसा, जो लोग ये कहेंगे कि यार ऋषि कपूर का लड़का है, राइट। बहुत सारे लोग आज भी ऐसी बात कर रहे हैं कि अमिताभ बच्चन का लड़का है ये, है ना, इसकी फिल्म आ रही है, अमिताभ बच्चन के लड़के की फिल्म आ रही है, शायद नाम भी नहीं लेते हैं। तो जब हम ऐसी बातें करके, और अगर और उन्हें पता है कि ऑडियंस देखने आएगी, तो मे बी वो भी उसको इनकैश कराना चाहेंगे। और आपने बहुत सही बात कही कि हमेशा कोई भी चीज में जो अगर आप चेंजेस लाना चाहते हैं, तो अगर आप प्रोसेस में चेंज लाएंगे, जैसे कि आपने कहा स्ट्रीमिंग, बिल्कुल स्ट्रीमिंग ने काफी डेमोक्रेटाइज कर दिया है। क्योंकि अगर मैं एक नेटफ्लिक्स या amazon प्राइम प्रोडक्शन हाउस हूँ, और मैं एक कोई कंटेंट बनाना चाहता हूँ, तो आज मुझे पता है कि वहां पे मैं इतने सारे कंटेंट से compete कर रहा हूँ, तो मुझे एक अच्छा कंटेंट बनाना है। मैं कोई स्टार किड लॉन्च करके, नेटफ्लिक्स पे कोई नहीं है कि लोग जब 10 मिनट में मूवी देख के नेक्स्ट मूवी पे बढ़ जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको एक नया क्या बोलते हैं, कि आपको एक बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही टाइट कंटेंट चाहिए ऑडियंस का अटेंशन होल्ड करने के लिए। तो अ, और जहां तक फिल्मों की बात है, वही है कि उसमें आप, मुझे नहीं लगता कि आप कोई कंट्रोल ला सकते हैं कि आप किसको चुने और मैं किसको नहीं चुनूं। अब कल को मुझे अगर एक और तीसरी मतलब मैं दूसरी पॉडकास्ट करना स्टार्ट करूं, तो शायद मैं साकिब भाई को पहले जानता हूं, तो उन्हीं के साथ शुरुआत करूंगा। कि अब आप, उसके लिए मैं कोई ऑडिशन तो नहीं लूंगा, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट थिंग दैट आई एम डूइंग। नहीं तो नहीं, वैसे ही फिल्म का भी। हाँ। तुमने जो क्रिकेट का एग्जांपल लेके कहा था, वो एग्जांपल शायद मैंने भी लिया था कुछ साल पहले। मैं ऋतिक के अगेंस्ट बोल रहा था और मुझे लगा था, अब मैं मानता हूँ मैं गलत था कि भाई वो उनके फादर ने उनको लॉन्च किया, पर तुमने कहा मेजरेबल आउटकम है, राइट। और अभी तुमने 2-3 और बातें की, भी अमिताभ का बेटा है, ऋषि का बेटा है, राइट। तो जो कोई पैसा बना रहा है एंड में कि भाई, वापस हम लक बाय चांस में फिर जाते हैं 2 मिनट में, पर आई थिंक जो पैसा इज द मेजरेबल आउटकम। अब आप अंदर उसके इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, वो इंग्रेडिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे ऋषि कपूर का बेटा है हम्म। या मिस एशिया या मिस वर्ल्ड है, क्योंकि कुछ ना कुछ जो जो अंदर इंग्रेडिएंट है, उनकी उनकी रीच क्या है। रणबीर कपूर की रीच शुरू में थी, कपूर खानदान के उत्तराधिकारी हैं, राइट, ऋषि के बेटे, राज के पोते, राइट, तो पब्लिक देखने आएगी। तो बंसाली ने लॉन्च कर दिया, ऑफ कोर्स वेरी टैलेंटेड एक्टर। अब कोई मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, उनकी ये होगी भाई ये ब्यूटी पैजेंट है, लोग इनको देखने आएंगे। अब बिग बॉस पे आके महेश भट्ट ने सनी लियोनी को काम दे दिया था। आई मीन, अब इस पे भी बात हो सकती है कि सनी लियोनी भी किसी काम की वजह से फेमस है, या क्या उनको फिल्मों में आना चाहिए, वो एक अलग ही कॉन्वर्सेशन है पूरी। पर महेश भट्ट ने उनको बिग बॉस से बैठ के रोल ऑफर कर दिया था। तो कहीं हम्म। ना कहीं आई थिंक आपने जो भी काम किया है और उसकी प्रोपोर्शनल वे में जो आपकी रीच है, एंड में कोई आप पे जुआ खेल रहा है, पैसा लगा रहा है कि बहुत से लोग हैं उस फिल्म में आ सकते हैं, तो वो अपनी रिटर्न को देखते हैं। और अब इसी में सेगवे करके वापस लक बाय चांस में जाते हैं, जब पिक्चर दिल की आग हिट हो जाती है, तो वहां भी दिखाया है, संजय कपूर कहता है कि वहां चाकू चल गया और एक बंदा मारा गया, और उस पर हम्म। दिखाया वो सब फिल्म की खुशी में है। कोई बंदा भी नहीं कहता, ऋषि कपूर कहते गॉड ब्लेस करके मजा आ गया, राइट, जैसे वो अपनी हाँ हाँ हाँ। सेलिब्रेशन मोड में। नॉट दैट कि बहुत ही उनको गिल्ट, इंसेंसिटिव है, हाँ, मतलब जो नॉट लोग हैं। दैट कि उनको गिल्टी होना चाहिए, वहां तो जो हुआ उनके उनके कंट्रोल में नहीं है। पर एक बंदा भी, यहाँ शीबा चड्डा, जो कि सेन वॉइस है उन सब 5 लोगों में, अली खान, हाँ जूही चावला, कोई भी उस पे फर्क भी नहीं डालता
तो वो भी हाँ हाँ, कितनी जोया ने बड़ी बात कह दी है कि इन्हें जो फर्क भाई नहीं सीधी सी पड़ता। बात है। हाँ, ये स्टार बनते तो पब्लिक से ही है ना। कल को हम सब फिल्में देखना छोड़ दें तो फिर कोई फर्क पड़ेगा किसी को कि ऋतिक रोशन ने या सैफ अली खान ने एयरपोर्ट पे क्या पहना है, या करीना ने क्या पहना है, या क्या या दीपिका के पास लुई का कौन सा बैग है। वो तो हम ही लोग हैं ना। फिल्में भी देखते हैं, फिर ये भी देखते हैं इन्होंने क्या पहना, इन्होंने क्या कहा। फिर ये कॉफी विद करण में आके जो बकवास करते हैं, फिर हम उसको जज करते हैं, ये जेन्युइन थी, ये जेन्युइन था। तो वो बहुत ही ब्रिलियंट सीन है एक और, कि कितने इंसेंसिटिव हैं। सब कहते हैं हाँ। आई डेडिकेट दिस टू माई फैंस, एंड में आप अपने करियर के लिए ही काम कर रहे हो, पर आपका करियर ऐसा है जहां आपका करियर स्काई डाइव या नोज डाइव करता है पॉपुलैरिटी से, और पॉपुलैरिटी आती है लोगों से। और ये क्रिकेट पे भी लागू होती है। कल को अगर हाँ, हम मैच देखना छोड़ दें तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, कौन वेकेशन कहाँ कर रहा है, और फलाना फलाना। और फिल्म मेकिंग में यही कहूंगा कि बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। आप कभी भी नहीं कह सकते कि जो मुझे एक्टिंग पसंद है वो आपको पसंद आएगी या आपको नहीं आएगी। मे बी कोई मेजर है, बट आई थिंक अगेन इट्स नॉट अ मेजरेबल, कह लीजिए कि मेट्रिक। कि आप कभी नहीं कह सकते कि भैया 10 में से 6 कर दी एक्टिंग, राइट? जो कि आप कुछ अलग फील्ड्स में जैसे स्पोर्ट्स में है, वहां पे आप बिल्कुल मेजर कर सकते हैं कि भाई तुमने मैच जीते हारे, इतने रन बनाए, इतने फास्ट खेले या स्लो खेले, इतने विकेट लिए, इतने मेडन डाले। लाइक ऐसा कोई मेट्रिक नहीं है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी फिल्मों में देखा गया है कि अगर आप 4 एक्टर हैं और आपने एक आध नेपो किड लिया है तो वो चल जाती है फिल्म, क्योंकि वो मे बी वो 2 एक्टर खींच रहे हैं और उसको साइड में रोल मिल गया, और जस्ट बिकॉज दैट फोर्थ एक्टर नोज द डायरेक्टर और द प्रोड्यूसर। तो फिल्म में ये करना इजी है कंपेयर टू अदर फील्ड। लाइक अगर पॉलिटिक्स की भी बात करें तो वहां पे आपको इलेक्शन जीत के आना है, या आपको कुछ लाइक अगेन देयर इज अ मेजरेबल मेट्रिक, राइट? कि आपको इलेक्शन जीतना है। आप कितने हो सकता है कि आप नेपो नेपोटिज्म से ही आए हो आगे, बट यू स्टिल हैव टू कन्विंस पीपल टू वोट फॉर यू। तो अ, मैं एक और चीज जो आपने इंडस्ट्री वाली कही वो बहुत अच्छी बात है, जो इनसेंसिटिव वाला पार्ट है। मैं ये पार्ट भी डिस्कस करना चाहता था कि जोया अख्तर ने ये भी बहुत बखूबी दिखाया है कि कितनी आर्टिफिशियल, फेक और इनसेंसिटिव है हमारी इंडस्ट्री। लाइक लास्ट सीन में तो है ही कि जब वो मर गया बंदा तो भी खुश है, पर उसके अलावा भी आप देखिए कि जो वो पीठ पीछे एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं, या जो प्रीमियर में जैसा बिहेव कर रहे हैं, जो अ, अ, जब फिल्म लॉन्च हो रही है तो वो कह रहा है कि मैं तो जफर खान कहता है कि मैं तो इनके अलावा करता ही नहीं है, इनकी फिल्म है, इनका तो एक अलग स्टाइल है ना डायरेक्टर का। और फिर जब पीछे है तो वो कहते हैं कि वो टोपी क्यों पहनता है, और साला मेरे सर पे बैठा दिया इसको डायरेक्टर बना के। और वो भी जब वो रिजेक्ट करता है और फिर जब जा रहे हैं उसके पास, ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया के पास जब जाते हैं, जब जफर खान रिजेक्ट कर देता है तब भी वो थोड़ी सी शेकी कर रहे हैं कि मैंने भी बोल दिया कि ठीक है, मेरे से कह रहा था कि सारे सीन तो उसी के हैं, निकी के। तो वो भी मतलब जगह जगह पे मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने ये दिखाया है कि भाई कि इट्स अ फेक इंडस्ट्री। क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है डिम्पल कपाड़िया कैमरे के सामने, पर आप देखिए वो पीछे कैसे गालियां दे रही हैं और लोगों को लताड़ रही हैं और किस तरह से मिसबिहेव कर रही हैं। तो हाँ, इंडस्ट्री वाली बात पे। और एक आई और थिंक, लास्ट। सॉरी एक बात मैं तुमने हाँ आइडिया दिया। आई थिंक थिक स्किन भी है, जैसे कि तुमने सारे एग्जांपल दिए कि जफर जो ऋतिक हैं वो संजय कपूर के बारे में कह रहे हैं, संजय कपूर उसके बारे में कह रहे हैं, ऋषि कपूर के बारे में ऋतिक कह रहे हैं, हाँ बोला और फिर सब सारी ऋषि कपूर की फैमिली और डिम्पल के बारे में कह रही है कितनी डोमिनेटिंग है, इनका टाइम चला गया पर आज भी राइट। पर ऋषि कपूर हाँ क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि फिल्म की फाइनेंसिंग डिम्पल के थ्रू आई है, बोमन ईरानी जो उनके फ्रेंड है। हाँ। तो आई थिंक ये इंडस्ट्री ऐसी है कि आई थिंक आपको सब अपना मतलब तो निकालना ही है, और इतनी कट थ्रोट है। एंड में पैसा बोलता है, स्टारडम बोलता है, किसके दिन अच्छे चल रहे हैं। और वही आई थिंक लाइफ का पूरा एक सर्कल है कि जो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ये सारी चीज़ें हाईलाइट की हैं कि कोई किसी का सगा नहीं है, पर जहाँ जिसका फायदा हो रहा है उसका जाके उस लाइन में खड़ा हो रहा है, और कल को फिर जो आज बुरा है कल को सही हो सकता है। जैसे ऋतिक का फिर उनको मुबारकबादी के लिए फोन आता है, तो ऋषि कपूर पहले जूही हाँ चावला कहते हैं हाँ फोन उठाओ। तो अगर हम कई चीजें बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, अगर आपने फिल्म नहीं देखी होगी शायद हम शायद हम आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। पर जैसे साहिल कहते हैं सुनने वालों से, हम उनसे तो बात कर ही सकते हैं भाई, जो भी एपिसोड सुनेंगे पता नहीं यहाँ तक आप पहुंचेंगे कि नहीं, पर हम ट्विटर पे भी कहेंगे फिल्म जरूर देखिए, क्योंकि फिल्म हाँ, देखने के बाद आप ये कॉन्वर्सेशन ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। वरना बिल्कुल। अगर आपने फिल्म देख के भूले हुए हैं तो ऐसा लगेगा ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, इतनी बातें हमें याद भी नहीं है। पर इस फिल्म में डेफिनेटली बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं, बहुत अनटैप पोटेंशियल है हाँ, कि हर 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 कुछ 15 मिनट पे एक एपिसोड बन सकता है, आधे घंटे का एपिसोड बनाया जाए। और अभी पता नहीं हमने कितनी बातें सोची थी जो नहीं भी की हैं, पर और आई थिंक
मेरे को एक और बात याद आई उसी से, इंडस्ट्री वाली पॉइंट पे मैं वो सीन याद कर रहा था कि जब वो आउटडोर में शूटिंग कर रहे हैं, तो वो जो उनका साड़ू है वो कहता है कि ये तो मूवी खत्म होते होते खा जाएगी आपको। डिम्पल कपाड़िया के लिए कहते हैं, निकी। तो वो कहते हैं कि एक्चुअली शी इज नॉट अ बैड पर्सन, क्योंकि वो शायद वहां पे बिकॉज वो फाइनेंस कर रही है फिल्म, तो वो नहीं चाहते कि भाई कि उसके बारे में तुम ऐसा बोलो कि उसको ये ना लगे कि भाई कहीं से भी वो सुन ना ले। क्योंकि एंड में जब मूवी सक्सेसफुल हो जाती है, जब उन्हें पता चलता है कि भाई की हिट हो गई है, तब वो कहते हैं कि अब अगले प्रोड्यूसर का खाएगी दिमाग उसकी वो और उसकी बेटी। तो कौन मैं बस कहते हैं? यही ऋषि कहना चाह कपूर रहा था है कि कि बहुत, हाँ, अली? हर जगह पे उन्होंने ये ब्रिलियंटली डाला हुआ है ये पॉइंट कि भाई कि यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है एक दूसरे का। तो अ, और इस फिल्म को भी देखें, जो कि कितनी फिल्मों की हमने बात की है कि किसी के लिए लिखी गई थी, किसी ने छोड़ी। इस फिल्म में भी तो वही है ना, ये फिल्म सैफ ने शुरू शायद कर दी थी या साइन की थी, एंड देन ही वॉकड आउट, और फिर जोया वाज स्टक विद कि इतने लोग मना कर चुके थे, देन शी चोज हर ब्रदर। तो ये फिल्म में भी वही है बिल्कुल। जो अगर सैफ ये फिल्म करते, तो मैं ये नहीं कह रहा फरहान अख्तर इज नॉट अ बिग नेम, फिर पता नहीं वो कब लॉन्च होते। इस फिल्म से उनकी एक जो एंट्री है और उनको इतना मीटी रोल मिला, इतना ग्रे रोल मिला, तो ये भी सैफ्स लॉस वाज फरहान्स गेन। जब लोग कहेंगे भाई होम प्रोडक्शन है, पर जो स्टोरी हमें बताई जाती है, तो फरहान भी जोया के साथ बैठे हुए थे, आई थिंक ये पूरी एक्सेल टीम बैठी थी, जावेद सर थे, तो सोच रहे किसको लें, फिर जोया को लगा तुम क्यों नहीं करते, ऐसा आई थिंक कुछ हुआ था। तो उससे पहले काफी बड़े बड़े नामों ने फिल्म रिजेक्ट की थी, पर सबने कैमियो किया था। तो ये हाँ। भी आई थिंक इस फिल्म का जो जो एक्चुअल कास्टिंग है, वो भी स्टोरी का एक तरह से हिस्सा है कि भाई कि ये जो फाइनल प्रोडक्ट आता है, ये हम्म। हम देखते हैं, पर इससे पहले बहुत सी एडजस्टमेंट, बहुत चेंजेस हुए होते हैं इसकी लाइन में, इसकी लाइनअप में, और किसको लेके लिखी गई होती है, और फिर एंड में कौन करता है, और फिर जिसके मुकद्दर में, उसके मुकद्दर में फिल्म आती है। तो एक और पॉइंट पे बात करते हैं साकिब भाई, वो है जो एक्टर्स का जो स्ट्रगल दिखाया गया है, स्पेशली वो कोंकणा के थ्रू ज्यादा दिखाया गया है, और अर्जुन माथुर का कैरेक्टर भी है। इवन जो वो आई थिंक डांस इंस्ट्रक्टर रहती है लक्ष्मी, जो उसकी फ्रेंड रहती है, तो मुझे लगता है कि जो ये अनसीन लोग हैं उसके बारे में भी क्रेडिट्स में तो वो जो दिखाया गाना वो है ही, पर जोया ने स्पेसिफिकली उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा है राइटिंग के थ्रू। कि अगर आप नोटिस करें कि कौन कौन हमेशा ये कहती कि राइट कि उसकी सहेली का नाम तो कुछ होगा ना। और फिर वो कहती कि मेरा शॉट कैसा था, तो वो बंदा कहता है हाँ हाँ ठीक था, जब वो आमिर खान के साथ भी करती है। तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत बहुत अलग अलग तरीके से उस एंगल को उन्होंने एक्सप्लोर किया है कि किस तरह से जो मतलब जिनका छोटे मोटे रोल होता है, उनके पास मतलब आपको या तो दो या तीन सीन होंगे या एक या दो डायलॉग होगा। और इसको जो टाई इन किया वो उन्होंने वो शोले वाले सीन से किया है, जो वो नंद किशोर एक्टिंग स्कूल में मैकमोहन आता है और वो कहता है कि सर आप अपना वो डायलॉग बोल के बताइए ना। एंड इट्स सच अ लाइक फैंटास्टिक थिंग कि उन्होंने ये सोचा कि उसको लिया जाए, बिकॉज ही इज अ वेरी पॉपुलर एक्टर, मतलब वो बिकॉज शोले में है, बट एवरीबडी लाइक आई डोंट नो लाइक कीप फॉरगेटिंग, बट उनका केवल एक डायलॉग है राइट, 50,000 लाइक अगर वो आप उनसे पूछें तो वो और एक्सप्लोर करना चाहते होंगे अपने टैलेंट को एंड ऑल। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई जो एक स्ट्रगल दिखाया गया है, इवन दो अगर आप नहीं भी जानते हैं इंडस्ट्री के बारे में, सो शी हैज सेड अ लॉट ऑफ थिंग्स थ्रू दो सीन्स। हाँ, और इसी बात को आगे अगर लेके जाए, तो उसी सीन में शुरू में अगर तुमने मेंशन नहीं किया, तो जो कौन कहना कहते हैं कि भाई राजू ने मुझे कहा था तभी मैं फिल्म कर रही हूँ, वरना मैं छोटा रोल नहीं करती, क्योंकि आमिर खान इस फिल्म में है, हाँ। राइट? हाँ। तो अब उस बात को ही देख लीजिए, जैसे हमने उस दिन बात की थी कि अब हमें नहीं पता नवाज की जर्नी एग्जैक्टली क्या रही है, पर तलाश में नवाज सबको याद है, राइट? और तलाश नहीं, तलाश से पहले सरफरोश में, तो सरफरोश में मुझे याद नहीं था, तुम्हें याद थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं जब स्ट्रगलिंग लोग होते हैं, वो रोल, आई थिंक रोल उन्हें पिक करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो एग्जाम्पल शायद गलत हो, तब नवाज के पास शायद चॉइस इतनी ना हो, पर आई थिंक कहीं ना कहीं लोग छोटा रोल भी कर लेते हैं अगर उसमें कोई बहुत बड़ा एक्टर है, क्योंकि उस वक्त वो ये भी आई थिंक बैलेंस कर रहे होते हैं कि भाई कल को बनूं ना बनूं, पर इन बड़े इस बड़े नाम के साथ पर्दा शेयर करने का मौका मिल गया, तो वो भी लोग नहीं गवाते। तो बहुत सी न्यूआंस है इसमें कि आपके अपने और प्रिंसिपल्स भी हैं, पर आप आमिर खान की वजह से फिल्म कर भी लोगे। और उसी में एक और चीज ये भी है कि आप वो चीज नोटिस करेंगे कि जब वो रिजेक्ट होती है, तो वो कर तो रही है वो छोटे छोटे रोल, बट उसी कारण से उसको, मे बी वो कारण नहीं रहता है, बट वो उसको कह देता है जो क्या अली खान का कैरेक्टर है कि भाई कि तू नहीं बन पाएगी एक्टर, पर वो कहता है ना कि उन्हें नया चेहरा चाहिए, तो वो कहती है कि मैं तो तेरे कहने पे करती थी ये सारे रोल्स छोटे छोटे।
तो आप देखिए कि इट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग, राइट, कि वो जब एक बड़ी एक्टर नहीं थी या उसे कोई नहीं जानता था, वो शी आप नहीं रिफ्यूज कर सकते क्योंकि अली खान उसको कह रहा है कि भाई तू बन जाएगी, बन जाएगी, आई विल लॉन्च यू। तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट है ये चीज करना कि अगर आमिर खान कह रहा है तो करना भी पड़ता है, और मतलब और अगर नहीं करेंगे तो एनीवेज उन्हें वैसे भी तो रोल नहीं मिल रहे। तो वो जो डिलेमा है एक कह लीजिए कि नए एक्टर का, या जो अपनी इंडस्ट्री में मतलब पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा डिलेमा है मेरे हिसाब से ये, कि अगर आप छोटे छोटे रोल कर तो रहे हैं पर बाद में आपको कोई ये कह दे कि यार तुम तो टाइपकास्ट हो चुके हो, है ना। और वो कहती भी एक जगह ये भी कहती है कि तू मुझे टाइपकास्ट कर अपने मैनेजर को। और आई थिंक इस फिल्म के माध्यम से जो उन्होंने कहना भी चाहा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। टाइप कास्ट आप सिर्फ लीड बनने के लिए हो सकते हैं, उसके बाद तो आई थिंक फिर आप पे है कि आपने कैरेक्टर एक्टर बन के रहना है। तो वो आपकी चॉइस है, पर सबको टॉप पे जाना है। और आई एम श्योर ज़्यादातर लोग जो हीरो जो एक्टर बनने गए होंगे, कहीं ना कहीं सबका वही एक गोल रहता है कि वो लीड बने। फिर आहिस्ता आहिस्ता गेस जर्नी जिस तरह से इवॉल्व होती है, और कई लोग जो थिएटर वगैरह जाते हैं, जो मेच्योर आउटलुक भी है कि उनको एक्टर ही बनना है। ऐसा नहीं है कि हर कोई हीरो ही बनने जाता है, पर आई थिंक मेजोरिटी लीड बनने ही जाएंगे, जो हमें लगेगा जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है। तो कहीं ना कहीं फिर वो, अब अर्जुन माथुर को देख लीजिए कि ये भी सेगमेंट होनी चाहिए, आज वो सब कहाँ हैं जो उस फिल्म में थे। तो पर एनीवे, हाँ। आखिर इस शो को खत्म करते हैं, कैमियोज की बात की जाए, और फिर उसके बाद आई थिंक इसको काफी लंबी बातचीत हो गई है। तो किस कैमियो पे तुम्हें ज्यादा प्रभाव छोड़ा? कौन सा कैमियो ऐसा है, अगर तुमने फिल्म नहीं भी देखी होती कल या परसों, तुम्हें किसका कैमियो ज्यादा याद था? आई थिंक सबसे पता नहीं, ये स्टारडम ही आप कह लीजिए उसके, आपके बार बार मैं उसमें चला जाता हूँ। आई थिंक मुझे शाहरुख खान का ही जो सबसे इम्पैक्टफुल लगा था कि जो जो कैमियो था। पर एक चीज तो ये है कि जो भी कैमियोज इसमें हैं वो बहुत ही लाइक वो कह लीजिए कि बहुत मतलब एकदम जरूरत के मुताबिक हैं, कि कहीं पे भी ये नहीं लग रहा है कि इन्होंने जबरदस्ती इसको ले लिया कि चलो इसको फिल्म में डाल देते हैं, जैसे कि करण जौहर की बात हो, या फिर करीना का वो इतना छोटा सा कैमियो, आई मीन आई लव दैट कैमियो। एनीवेज मुझे करीना बहुत पसंद है, पर वो जो उनकी एक कॉकीनेस है, जो वो कहती है कि हाँ यू आर इनवाइटेड एनी टाइम, और जो कहता है कि हाँ थैंक यू, तब वो कहती है कि आई एम जस्ट किडिंग। दिया मिर्जा का जो आई थिंक लिंक किया है वो, फिर डिम्पल कपाड़िया के पास जाते हैं, वो बड़ा अच्छा है। वो जो एक्टर्स वाला है वो भी मुझे मतलब एक चीज बड़ी मतलब आई एम प्रीटी श्योर कि वो जानबूझ के डाली है, कि जब वो रणबीर कहते हैं कि आप तो मेरे पापा के जैसे हैं रोमी सर। तो और उसमें जॉन का और अक्षय खन्ना का, दोनों का मुझे बड़ा अच्छा लगा जो उन्होंने एक्टिंग करी, कि हाँ डेट्स का तो मैं एक्सक्यूज दे ही नहीं सकता, जॉन कहता है और अक्षय खन्ना कुछ कहता ही नहीं है, और वो बस एंड में नो बोलते हैं, लाइक जस्ट लाइक हिज स्टाइल। सो हाँ अक्षय मतलब, और खन्ना का कोई आई कैमियो थिंक आपको याद कैमियो, आ रहा है आमिर खान का? आई थिंक वो मे बी आमिर खान का वो बस ये दिखाना चाह रहे थे कि वो हाउ ही सच अ परफेक्शनिस्ट, जो भी उनकी इमेज है, जो उनकी पब्लिक में इमेज है कि भाई, कि वो वही बात कह रहे हैं कि यार ये मेरा सीन कैसा था, वहां पे मैं थोड़ा हेजिटेट कर गया, और फिर राजीव मुझे गांधी याद नहीं कहते थे हैं। सारे कैमियो, मुझे सिर्फ शाहरुख का कैमियो याद था। हाँ, तो मुझे आई थिंक शाहरुख का हाँ। ही बेस्ट है उसमें, हम्म। मेरे हिसाब से भी आई थिंक दैट्स द मोस्ट मेमोरेबल कैमियो फॉर मी। बट हाँ, ये सब कोई भी कैमियो ऐसा फोर्स नहीं लगता, जैसे मैंने कहा मैकमोहन का, राइट, अब आप उसको कैमियो कह लीजिए या जो भी, पर वो बड़ा फिटिंगली उसको। वो तो ट्रिब्यूट है, आई थिंक वो तो ट्रिब्यूट है एक हाँ अनसंग स्क्रिप्ट। हीरो को। हाँ वो मतलब एक लेके बात नहीं कही है आगे, उन्होंने, एक हाँ इम्पोर्टेंट बिल्कुल, बात बात कही है। बात भी कही है, और एक ट्रिब्यूट भी है कि भाई, और मैकमोहन कितने लोगों को तो उनका नाम भी नहीं पता, वो सांभा के नाम से मशहूर है। हाँ तो ये भी एक पावर है स्टोरी टेलिंग की, कि कई बार लोग किरदार ही बन के रह जाते हैं। तो हाँ, नहीं, आई थिंक कैमियो शाहरुख का सबसे पावरफुल है, और उसमें बात भी हमने की उस कैमियो के बारे में। 2-3 मिनट की लाइनें हैं, हर लाइन में वजन है फिल्म इंडस्ट्री की, जो लाइफस्टाइल के ऊपर। आमिर का कैमियो मैं भूला हुआ था। करीना कैमियो भी मुझे याद नहीं था। मुझे शायद करण जौहर का कैमियो याद था, बट इतना इम्पैक्टफुल नहीं था। पर वो सीन बहुत अच्छा है, जिस मैंने बात की, करण का जो कैमियो है वो सीन बहुत ज़बरदस्त है। नहीं, आई थिंक ये फिल्म दोबारा देखी जा सकती कुछ साल बाद, डेफिनेटली, होपफुली हाँ। सुनने वाले देखें। और कोई बात है साहिल, से पहले कि रैप अप करें? पर हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो एक भी हमारे सुनने एक वाले हैं। लास्ट बात, हाँ, सॉरी। बोलो। एक और मैं लास्ट बात ये कहना चाह रहा था कि मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगती है इस मूवी की राइटिंग की, कि जो कॉन्कना है वो, आई मीन शी इज लाइक प्लेइंग इट सेफ, राइट। एक तो वो है कि वो सही रास्ते से जाना चाहती है, बट शी इज ऑल्सो सेफ, राइट। वो जो फ्रिज वाला एक सीन है,
कि जहाँ पे वो उनको कहता है फरहान, कि वो कहती है कि इतने सारे लोग करेंगे ना अप्लाई, मुझे थोड़ी मिलेगा फ्रिज, और वो कहता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। अ, और मुझे यही लगता है कि समटाइम्स ये भी एक बात कही है कि कुछ लोग चांस लेते हैं, राइट, कि वो हमेशा कोशिश करता है, एंड अगेन उसके मेथड्स हमेशा सही नहीं होते, बट ही इज वन ऑफ दोस गाइज हु इज ट्राइंग टू फाइंड आउट अ वे, कि वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ रहा है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। हाँ नहीं, उसका एंड पॉजिटिव तो ये है ना, वो गिव अप नहीं कर रहा है। ये तो एक हाँ, लाइन हम वो गिव अप सबको ही नहीं कर बोलते रहे हैं, हाँ। राइट, कि आप गिव अप ना करो। हम हाँ। सबको, बच्चों को, सबको बोलते हैं भाई कोई भी इम्प्रूव करो, रोज उठ के कुछ ट्राई करो। तो वो तो आई थिंक उनका है, और हाँ। वही रीजन है जिससे वो पहुंचे हैं। चाहे वो थोड़े बैक स्टैबर हैं, दूसरे एक्टर को बोल देते हैं ऑडिशन के टाइम की, उन्हें कॉन्फिडेंस तुम्हारा अच्छा लगा तो वो बंदा बिल्कुल ही ऑडिशन बॉम्ब कर देता है कि ओवर कॉन्फिडेंस दिखा के। तो वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, बट आई थिंक वो अपने चांस भी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे क्लॉक वाला सीन हो। और फ्रिज हाँ। वाला, आई थिंक फ्रिज वाला बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो एक बहुत इनोसेंट मोमेंट है, पर उनकी वो हाँ। पर्सनैलिटी है, ही वुड ऑलवेज ट्राई। हाँ। ठीक है, और बहुत बाकी बहुत। तो मैं यही कहूंगा कि फिल्म जिसने नहीं देखी हो तो जरूर देखे, कि बहुत ही अच्छी फिल्म है। अ, और हो सकता है कि शायद हम आगे चल के फिर से एक और एपिसोड कर दे इसका, कि शायद अगर कुछ रह गया हो बात करने के लिए तो। हाँ, और मैं सुनने वालों से कहूँगा, ज़्यादातर हमारी इंटरेक्शन जो होती है, और सुनने वाले कुछ जो हमें पता भी है, जो हमारे जानने वाले हैं, वो ट्विटर पे हैं और कुछ हमारे व्हाट्सएप्स पे हैं। अगर आप सुनते हैं और आपको अच्छा लगा, ट्विटर पे तो हमें बताइए, बट साहिल और मैं भी चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट हम कोशिश करेंगे ज़्यादा एपिसोड्स करने की इस साल। पर थोड़ी सी हमें वहाँ एक आपकी हौसला अफजाई, आपकी हेल्प चाहिए कि भाई जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप सुन रहे हैं, चाहे एप्पल हो, स्पॉटिफाई हो, गूगल हो, जहाँ भी सुन रहे हैं, वहाँ जाके एक रेटिंग और एक कमेंट डाल दीजिए। क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक तरीका है इस चीज़ को आगे ले जाने का, और कल को जो कोई हमें नहीं भी जानता, और ऐसे बतेरी दुनिया जो हमें नहीं जानती, बहुत कम ही लोग जानते हैं हम ये कर रहे हैं, कल को ऑर्गेनिकली वहाँ पहुँचता है फिल्म पॉडकास्ट, एप्पल पे या स्पॉटिफाई पे सर्च करके, आपका कमेंट आई थिंक हमें एक नए सुनने वाले, सुनने वाली से मिला सकता है। बाकी साहिल, और कुछ कहना चाहोगे? बहुत मज़ा आया इस एपिसोड में। अगला हाँ। एपिसोड जल्द ही करेंगे। नहीं साकिब भैया, मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद हमने बहुत मतलब हमने कम ही एपिसोड्स किए हैं, बट शायद ही मुझे इतना मजा आया किसी मूवी के बारे में बात करने में। होपफुली एवरीबडी एक्ोस जो साहिल को लग रहा है, बताइएगा सुनने के बाद। मैं भी इस एपिसोड पे जल्दी ही काम करूंगा, और फिर मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ बहुत ही जल्द। तब बिल्कुल। तक के लिए टेक केयर, बाय।